मैं टेडेक्स में गया जब बोलने, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ये तो हिंदी में होता ही नहीं, आपको अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। मेरे लिए ना स्टोरी टेलर बनना बहुत छोटा सवाल था। उससे बड़ा ये सवाल था कि ये सारा खेल है क्या, बुक राइटिंग है पूरी दुनिया में। जो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा सेफ स्पेस या डेमोक्रेटिक स्पेस जिसको कहते हैं वो नहीं है। आप अभी भी पूरी दुनिया में किताब में आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक हमें शब्द चाहिए था, एक नारा चाहिए था, हमें हमें हमारा साडा हक चाहिए था। अंग्रेजी के शब्द यूज कर देना हिंदी में, वो नई वाली हिंदी नहीं है। इंग्लिश नई वाली हिंदी नहीं है। वो नया अप्रोच था कि हम आज की कहानियां कहेंगे, आज के तरीके से कहेंगे, और भले वो गांव की कहानी हो चाहे शहर की कहानी हो। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया प्रणय। ख्याति, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ। आज मैं एक ट्रिक क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए और अरे हमारे बाप रे। श्रोता के लिए भी हम्म। कि ये बताओ कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है? शक्तिमान। आयु, ये भगवान। सौरभ ट्राई करना चाहेंगे? है, ये मतलब प्रणय के आंसर को बीट नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई मैं। बट हाँ? स्टीव स्टीव जॉब्स का ये कोट है ना कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली होता है एक स्टोरी टेलर, क्योंकि हम्म। वो एक पूरी जनरेशन की एस्पिरेशंस को शेप करता है। तो हम्म। हमारे पॉडकास्ट पे वैसे हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेहमानों से हमने बात की है, लेकिन स्टोरी टेलर बहुत सारे नहीं आए हैं। तो क्यों ना आज हम किसी स्टोरी टेलर से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो आज तो वैसे पुलियाबाजी की मुलाकात हो रही है स्टोरी बाजी के साथ। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे, या हम उन्हें डीपी कहेंगे, जिनकी किताबें काफ़ी लोगों ने पढ़ी भी होंगी, और उनसे ही बात करते हैं स्टोरीज के बारे में और हिंदी जगत की नए नई हिंदी के लेखन के बारे में। तो उन सब के ऊपर आज एक चर्चा हो जाए, ख्याति और सौरभ, क्यों? बिल्कुल। तो बिल्कुल। स्वागत है आपका डीपी पुलियाबाजी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी यही मानता था बचपन में कि सबसे जो शक्तिशाली है वो मुकेश खन्ना है। बिल्कुल। क्योंकि पहले वो भीष्म भी थे, नहीं? हाँ। कम एज में बूढ़े हो गए, दो लोग ही हुए ना, अनुपम खेर और मुकेश खन्ना, जिनको उस कैरेक्टर से बहुत। अनुपम जी तो निकल आए, बट आई थिंक यंग एज में उन्होंने भीष्म पितामह कर दिया था, तो थोड़ा टाइम शायद लग रहा है उनको निकलने में। नहीं, वो बेंजामिन बटन वाली जो मूवी है वो इन दोनों के कैरेक्टर से ही बनी थी। वो बूढ़े पहले हुए और फिर जवान होते चले जवान होते गए चले। जैसे जैसे। नहीं नहीं, सही बात। नहीं, बट बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो सुनता रहा हूँ शो, तो इसलिए और भी अच्छा लग रहा है कि फाइनली तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं ऑफिस से आते हुए सुना करता था ये शो, कि मैं अब उस ट्रैफिक में फिर से अटक गया हूँ और अपनी आवाज़ सुन रहा हूँ कई दिनों बाद। बहुत शानदार। वैसे डीपी, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता था जी जी आपकी किताब से, जी। मुसाफिर कैफे वाली, जो बहुत सही लगी और मन में घर कर गई। जी तो जैसे आपने लिखा था कि अपनी जिंदगी के बारे में किताब की तरह सोचने से कई सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही मजा आया ये पढ़ के। और उससे भी अच्छी एक लाइन लगी, किसी को समझना हो तो उसकी शेल्फ में लगी किताबों को देख लेना चाहिए, किसी की आत्मा समझनी हो तो उन किताबों में लगी अंडरलाइन को पढ़ना चाहिए। तो ये तो बहुत सही लगा, और यही मेरी अंडरलाइंस थी जब ये पढ़ रहा था। और आखिरी एक बात थी जो आपने लिखी थी, गलतियां वो पगडंडियां होती हैं जो बताती हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया था। तो बहुत ही जबरदस्त लिखा है आपने, इतनी सहज हिंदी का प्रयोग करते हुए भी आपने इतना कुछ कहा है। तो बहुत ही मजा आया वो पढ़ के। तो मैं जरूर ये बोलना चाहता था इससे पहले कि हम शुरू करें। तो जी। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हम लोग क्योंकि ख्याति ने बोला स्टोरी टेलिंग के बारे में, तो ये बताइए ना, स्टोरी टेलर होना क्या होता है? आपने इस कला की राह कैसे पकड़ी? तो मेरी तो जो कहानी है, ये काफ़ी बोरिंग हुआ करती थी, और अभी भी है। आई थिंक मुझे लगता है स्टोरी टेलर, क्योंकि आप बहुत थोड़ी देर के लिए पब्लिक की एक इमेज में होते हो जो एक्सटर्नल। अदरवाइज जैसे मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब मैं किताब लिखता हूँ, या जैसे आपने जो लाइनें पढ़ी, तो मैं सोच रहा था कि अरे ये सब था मेरे अंदर, क्योंकि मैंने जिस उम्र में ये लिखी थी, वर्चुअली 7-8 साल पहले। और जब आप लिखते हो कोई बात, क्योंकि आज मैंने कोई लाइन लिखी,
और वो जब पब्लिश होगी, जब वो किताब पूरी होगी, उसमें 6-8 महीने, 9 महीने, 1 साल लगेगा। उसके बाद जब से वो किताब पूरी होगी तब से 1.5 साल का फासला होता है मेरे और उस लाइन के बीच में, जो लोगों को अच्छी लग रही होती है। और जब वो अच्छी लग रही होती है और जब तारीफ आती है या बुराई आती है उसकी, तब तक वो जो लड़का जिसे वो जो बैठ के लाइन लिखता है ना, वो बदल चुका होता है ना। तो तब तक मेरे लिए लाइफ में वो फिलॉसफी शायद मैं आगे बढ़ गया या मैं पीछे हट गया, या फिर कई बार वो अश्योरेंस भी होता है, बट येट बात कितनी भी नहीं हो मेरे लिए वो पुरानी हो जाती है ना। तो वो और मुझे बस एक चीज़ जो स्टोरी टेलर या उसमें होता है, जो पहली बार ये जो शब्द है ना, इसकी जो क्लोजेस्ट जो मेमोरी है मेरी, वो मेरे को दादी से आती है हमारी। तो दादी हमारी जो थी, वो उनका एक्सीडेंट हो गया था बहुत पहले, तो वो उनका कूल्हा टूटा हुआ था, तो वॉकर से चलती थी। और घर में हमारे कुछ ऐसा हुआ था कि जब मेरे फादर बहुत कम एज के थे, करीब 14 साल 13 साल के होंगे, तो उनके पिताजी की डेथ हो गई। और वो जो डेथ हो गई, और मेरे पिताजी का बोर्ड का एग्ज़ाम था अगले 13 मार्च को उनकी डेथ हुई, और 4 दिन बाद पेपर था। और उन्होंने पता नहीं कैसे 13 साल के लड़के को वो समझ आई होगी, उन्होंने अपनी माताजी को रोने नहीं दिया कि हमारा पेपर ख़राब हो जाएगा, तुम रो मत। मुझे नहीं मालूम, या तो शायद धीरे धीरे उनकी डेथ हुई थी, बाबा की हमारे, जो भी था। तो वो जब नहीं रोई, और मेरे पिताजी ने गाजीपुर, जो एक बहुत ही अब बड़ा खतरनाक जगह है वहाँ पे, मतलब आजकल 5,000 रुपये में भी लोग मर्डर करते रहे वहाँ पे, और वहाँ लड़ाई भी हो जाएगी अगर आप जाएंगे किसी का सुपारी देने, कोई बोलेगा 4,000 में ही कर देते हैं भैया। तो हम लोग उस माहौल में जो था, वहाँ पे कैसे इस लड़के को किसी को समझ आई होगी कि अरे कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, फादर की डेथ हुई है, और बहुत ऐसे भी फाइनेंशियल स्थिति नहीं है आपकी कि सब चल पाएगा बहुत अच्छे से। तो वो दादी को उन्होंने रोने नहीं दिया। तो उसके बदले में जो हमारी दादी ने उम्र भर क्या किया कि जब वो पुरानी बात बताती थी ना, तो जैसे कोई हंसी की बात है कि बड़ी कोई खुशी हुई थी, किसी की शादी हुई थी, तो वो बिल्कुल खिलखिला के हंसने लगती थी, जैसे वो सामने चल रहा हो। और उसी मोमेंट किसी के मरने की बात है, कोई दुखी वाली हो, तो वहीं रोने लगती थी। वो जो मेरे को जो क्लोजेस्ट है ना, जो मैजिक, अब मैं उसको याद करता हूँ, उस समय मुझे नहीं लगता था कि वो जादू की तरह सीन बदलते थे, कि वो हंस रही हैं और एकदम से बिल्कुल फफक के रोने लगती थी, कहानी का वो हिस्सा हो जाती थी। तो मुझे लगता था, क्योंकि बाकी लोग भी, हमारी नानी भी बात बताती थी, मम्मी भी बात बताती थी, गांव में भी उस समय जिस तरीके के गांव में हम लोग थे, वहाँ पे शादी के बाद अगले दिन सुबह ना एक वो आता था कहानी सुनाने वाला, जब नाश्ते में देरी हो रही होती थी ना, तो वो आता था और कहानी क से कबूतर से वो शुरू करता था, और नाश्ते में चाहे जितनी भी देरी हो जाए, दिन में अगर शाम को भी नाश्ता आए अगर सुबह का बनते हुए, वो आप कहानी में इतना इनग्रॉस्ड हो जाओगे, क से कबूतर से आगे ही नहीं बढ़ेगी कहानी, वहीं से जोड़ता जाएगा वो। तो ऐसा मैंने बचपन में देखा है वो। तो बट जो मेमोरी है मेरी कि कहानी की, तो मैं तो कहानी की तरह सुनता था उस सच्चाई को, वो दादी के उस इमोशन से आती। इनफैक्ट मैं अभी भी लाइफ में ये कोशिश करता हूँ कि मैं वैसे ही अपनी किताबों में इमोशन इन्वोक कर पाऊँ, जैसे मेरी दादी डे टू डे कर देती थी ऑर्डिनरी इस पे। उन्होंने तो कोई स्टोरी टेलिंग की बुक पढ़ी नहीं थी, ना वो पढ़ पाती थी, बाद में धीरे धीरे उन्होंने सीखा था। तो वो क्लोजेस्ट इमेज है मेरी, जो स्टोरी टेलर होना क्या होता है, कि आप सुने और आपको नहीं पता कॉन्टेक्स्ट, आपको नहीं पता वो पुरानी चीज़ें, बट फिर भी आप एक बात पकड़ के उस दुनिया में आ जाएं। तो ये है। और अब तो मतलब फैंसी टर्म्स में तो स्टोरी टेलर तो लिंक्डइन पे हर कोई है मार्केट। तो वो तो मतलब आज मुझे लगता है वो तो डिफॉल्ट स्टेट है। जैसे दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट स्टेट में है, कि आप फलाना है और कंटेंट क्रिएटर है और स्टोरी टेलर, फलाना है आप कंटेंट क्रिएटर और स्टोरी टेलर। आई थिंक दैट हैज बिकम द क्लीशेड, क्योंकि वो कूल लगता है कि। और आई थिंक जब इंटरनेट बढ़ने से एक फायदा या नुकसान ये हुआ कि स्टीव जॉब्स के वीडियो सबने देख लिए, सबने ये बात जान ली कि लाइफ में 3 चीजें हैं, यू कैन गो बैकवर्ड्स कनेक्टिंग द डॉट्स, ये वो। लेकिन कमाल की बात है ना कि थ्योरी जान जाने से आपकी लाइफ आसान नहीं हो जाती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइफ का कभी बात, मतलब इस पे हो सकता है बात करें आगे बढ़ के। मुझे लगता है कि ज्यादा जान के कुछ नहीं जानते। तो यही है कहानी की जो इमेज है, वो मेरी बुक से नहीं है, वो किसी टीवी शो से नहीं है, वो किसी कॉमिक्स से नहीं है। वो पहली इमेज मेरे दिमाग में कहानी सुनाने को वैसे। पर दिव्या, और ये तो एकदम वैसे है भी ना, नानी दादी की कहानियां तो खुद में एक मुहावरा है। जी जी तो जी आपने एकदम ओरिजिनल सोर्स से कहानी सुनना, कहानी कहना सीखा है, तो ये जी समझ में आता है कि वो सिंप्लिसिटी वगैरह कहाँ से आई है। वो बाय द वे, वो देखने में और कहने वाली चीज के लिए मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि जैसे साइकिल चलाना कोई भी समझा सकता है, लेकिन जब आप चलाओ तभी आपको आ सकती है, आप उसकी जी जी कितनी भी थ्योरी कर लो। जी साइकिल एक अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप हाँ समझ सकते हो। हाँ आप हाँ कितना भी किसी को दिखा लो, हाँ क्या है, बैठना है, पैडल चलाना है, ये करना है, फिर आप जब पहली बार से बैठोगे तो गिर जाओगे। हाँ तो जब नहीं नहीं, तक और आप वही चला अच्छा ये बना हुआ है दुनिया में, किसी दिन थ्योरी से ही याद भी करके करने लगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा दुनिया का।
आपकी अपनी चोटें ही तो आपके हैं जो धरोहर है। हम्म, तो ऐसे हम्म। तो लेकिन दिव्या, आपको ये कब पता चला कि अ, आप एक स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं, या आप एक कहानी अपनी सुनाना चाहते हैं, कि आप एक लेखक बनना चाहते हैं? ये जो समझ आप में, और ये रियलाइजेशन आपको अपने आप के बारे में कहाँ से आया और कैसे आया? तो ये बड़ा अजीब है मेरे साथ में। जैसे मैं कभी भी बचपन में मेरे से कोई पूछता, और बचपन का मतलब मैं बता रहा हूँ वर्चुअली हम लोग तो जो 90s में बड़े हुए हैं लोग, वो 23-24 साल तक बबुआ बने रहते थे ना, जब ग्रेजुएशन तक, तब तक वो हम लोग का बबुआपना बहुत देर में गया है ना। जैसे मुझे सबसे ज्यादा चीज सरप्राइज करती है आज भी जो इस जनरेशन की, वो जो है क्लैरिटी करती है। और मुझे दुख भी होता है उस क्लैरिटी पे कई बार, वो अलग बात है लेकिन जो मुझे चीज परेशान ये करती है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं देखिए 2017 साल का जब था, मैं 17-18 साल का तब इंजीनियरिंग करने पहुंचा। उससे पहले बस एक चीज जो मुझे एडवांटेज मिला बाकी लोगों से, कि मैंने 12th के बाद 2 साल कोचिंग की थी। उस समय IIT JEE के 2 अटेम्प्ट होते थे, एंड दो दो क्या, कोई अटेम्प्ट ही नहीं होते थे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट थे। तो मैंने 2 साल करी कोचिंग। तो लखनऊ में जब मैं कोचिंग कर रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्लास में, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था। तो वहाँ जब जाते थे तो समझ ही ना आता, कोचिंग में जाते थे तो पूरा हिल गया कॉन्सेप्ट। लेकिन इंजीनियरिंग भी इसलिए करनी थी क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा था। मुझे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि मुझे बड़ा कोई बड़ी, मतलब लगता था कि ये तो ऐसे ही है। कहानी या जो ये जो रिश्ता है कहानी के साथ, जो फर्दर है ना, कि कुछ लिखे हुए शब्दों से जो रिश्ता है, वो भले मैंने क्लास 6 में 10 तक की सारी हिंदी की किताबें पढ़ ली थी जो कोर्स में थी यूपी बोर्ड के, लेकिन जो लिखने वाला रिश्ता मेरा 12th के बाद बना, जब मैंने रजनीश पढ़ना शुरू किया, ओशो को पढ़ना शुरू किया, कि लिखे हुए शब्द आप पे जब इम्पैक्ट डालते हैं। और रजनीश आप यंग एज में पढ़ लें, जो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है रजनीश फैंस इसका बुरा या अच्छा माने, कि अगर आप यंग एज में रजनीश बहुत पढ़ लेते हैं तो आपसे एक चीज़ वो छीन लेता है आदमी, आपका एम्बिशन। आपको लगने लगता है इस धरती पे आप क्या ही पाएंगे, रूजवेल्ट को भी क्या मिल गया, और वो तो ऐसी बातें करते हैं ना, ये भी क्या है, कि उससे गरीब आदमी कौन है रूजवेल्ट से, वो ऐसी बात करें। तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे, हम तो क्या ही, हम होके भी क्या करें, हम पहले ही जान जाते हैं, है ना। वो जैसे वो उसमें बड़ी अच्छी एक कहानी है, लोमड़ी वाली। मैं चूंकि मैं डिटोर करके बताता हूँ थोड़ा। एक लोमड़ी वाली एक वो क्लासिक कहानी है कि अंगूर खट्टे हैं वाला ना, कि एक लोमड़ी थी, उसको अंगूर नहीं मिले तो उसने बोला अंगूर खट्टे हैं। बट जो रजनीश की ब्यूटी है, जो ओशो की ब्यूटी है, वो उन्होंने कहानी को फर्दर लेके जाते हैं। वो कहते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि लोमड़ी कूदते कूदते अंगूर को पा जाती है कई साल बाद। और जब वो पा जाती है और अंगूर अंगूर को जब चखती है, तो वो जान जाती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा एज है ना, आई थिंक वो जो मुझे एडवांटेज रहा 2 साल पढ़, तो मैं अभी भी खोजबीन में था कि मैं क्यों हूँ। मेरे लिए ना स्टोरी टेलर बनना बहुत छोटा सवाल था। उससे बड़ा ये सवाल था कि ये सारा खेल है क्या, हम हैं क्यों। बहुत बेसिक जो फिलोसफिकल क्वेश्चन है ना, कि हम यहाँ आए ही क्यों हैं, ये सब हो ही क्यों रहा है। और जब आप 12th के बाद तैयारी करते हैं, स्पेशली जब हिंदी मीडियम से आते हैं, तो आप पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कि आपका होगा क्या। आप IIT में, तो मुझे पहले दिन से पता था मैं IIT नहीं जाने वाला, ठीक है। लेकिन मेरी मम्मी को ये बात नहीं पता थी, है ना। मेरे माहौल को ये बात नहीं पता थी। मुझे पहले दिन से पता था मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो जो डिफरेंस है, और आपको किसी किसी दिन आपका टेस्ट अच्छा जाए तो ये लगे भी कि शायद हमारा कोई चांस हो सकता है ना। तो आपको ये जो है ना, होप जो है ना, बड़ी खराब चीज है कि किसी दिन आपने सवाल सॉल्व के लिए आपको लगने लगा भाई ये तो 4 और करने हो जाएगा IIT में। तब तो आता था प्री और मेंस होता था उस समय, जिस दौर में मैंने दिया था वो। तो लेकिन जो मेरे अंदर कहानीकार है, ये बात मैंने डिस्कवर की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैं बचपन में, उस समय मेरे से अगर कोई पूछता कि तुम्हें क्या होना है, या मेरे से बहुत सारे दोस्त जो मेरे इंजीनियरिंग के हैं, तो इंजीनियरिंग में मैं और एक मेरा दोस्त था मुक्तेश मिश्रा, हम लोग कमरा बाहर से ताला लगवा देते थे। और उसके फादर भी ब्यूरोक्रेट थे, मेरे फादर भी ब्यूरोक्रेट थे। तो हम लोगों को ये लगता था कि धरती पे ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा पावरफुल तो कुछ है नहीं, नीली बत्ती लाल बत्ती से ज़्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे पिताजी सेल्स टैक्स में थे, तो मैं देखता था जो शहर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, वो तो आके पैर छूते हैं। तो हमें ये लगता था कि भाई जो स्वैग है, जो स्टाइल है, वो पैसे में नहीं है, वो तो ये अधिकारी इंस्पेक्टर विजय बनने में है ना। शेर खान होंगे शहर में 10, इंस्पेक्टर विजय जो है वो है इंपॉर्टेंट चीज़। लेकिन हम लोगों ने जो किया वो कोशिश, तो हम एक तो सिंसियर नहीं थे उसमें, पहली चीज़। और धीरे धीरे ऐसी स्थितियां रही कि मुक्तेश तैयारी नहीं कर सकता था फैमिली में। तो फिर मेरा भी वो फिजल आउट हो गया, है ना। और मेरे पिताजी ने मेरे को बड़ा डिमोरलाइज किया उस समय में। तो हालांकि कभी उन्होंने, मैं आपको मतलब विद कोट एंड कोट बता दूं, मेरा 9 साल का बच्चा है, मैं उसको 150 बार पढ़ने के लिए अभी तक बोल चुका हूँ 9 साल की उम्र में। मेरे पिताजी ने मेरे को कभी भी नहीं बोला, एक बार नहीं, मेरी मेमोरी में नहीं है कि तुम पढ़ो। मतलब इनफैक्ट वो उल्टा होता था हमारे यहाँ,
कि जैसे मैं हाई स्कूल का पेपर था, 10th का पेपर चल रहा है और मेरा हिंदी का पेपर है, 7 बजे से पेपर होता था, मैं सुबह 4 बजे उठ के रिवाइज कर रहा हूँ। तो वो वॉशरूम के लिए उठे होंगे, उन्होंने पूछा कि किस चीज़ का पेपर है, तो मैंने कहा कि हिंदी का पेपर है। तो कहते हैं अब दुबे खानदान में हिंदी पढ़ के तो किसी ने पेपर नहीं दिया पिछले 100-150 सालों में, क्या पढ़ रहे हो, है ना। फिर 2 दिन बाद मैथ्स का पेपर था, वो उठे, फिर उन्होंने पूछा आज किसका पेपर है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हाई स्कूल का पेपर है, पूरे खानदान को पता चल जाता है किस चीज़ का पेपर है, उनको नहीं पता था कि किस चीज़ का पेपर है ना। 10th सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं किस चीज़ का, मैंने कहा मैथ्स का है। कहते मैथ्स में अब 2 घंटे में क्या पढ़ लोगे जब साल भर नहीं पढ़े हो तो मतलब वो उस अप्रोच के व्यक्ति थे कि वो हाँ, बिल्कुल कैजुअल। बट ये जो खोजबीन थी शायद रजनीश की किताबों की वजह से कि हम हैं कौन, और हम हैं कौन करियर से थोड़ा गहरा सवाल था। करियर तो एक्सटर्नल फोर्स है ना उसकी, तो वो मेरी खोजबीन चलती रही। उसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है वो कॉलेज के सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आता है, जब मुक्तेश, हम लोग जो सारे लुटे पिटे लोग थे जिन्होंने सबने 2-2 साल कोचिंग की थी, जो इस दुनिया की नज़र में सबसे हारे हुए लोग थे, हम लोगों ने मिलके एक स्किट की। और जो स्किट की तो उस पर ताली बजी, प्रगति पे उतारू भारत। तो ज्ञान चतुर्वेदी जी के एक निबंध को उड़ा के हम लोगों ने कुछ कुछ बनाया था अपना। वो जब 600-700 लोगों के बीच में ताली बजी, तो वो पहला अश्योरेंस हुआ मुक्तेश को, मुझे, कि हम लोग लाइफ में कुछ हो सकते हैं। हमारी इतनी भी गई गुजरी हालत नहीं है, हम कुछ हैं, कि हम कुछ ने हमने ऐसी बात बोली। और कमाल की बात उसमें ये नहीं थी कि हमने वो कुछ बोला और ताली बजी, कमाल की बात ये थी कि जब हम रिहर्स करते थे, क्योंकि मैंने कभी प्ले नहीं किया था, मुक्तेश ने स्कूल में किया था, तो वहाँ पे वो बोलता था कि यहाँ पे रुकना, यहाँ ताली बजेगी, और वहीं पे ताली बजती थी। बोलने मत लगना, क्योंकि एक आप पहली बार स्टेज में तो तुरंत डायलॉग बोल, आप घबराते हो ना, जब आप बातचीत करते हो तो आप भी रिकॉर्डिंग शुरू में करते हो तो जल्दी जल्दी होती होगी थोड़ी, ठहरना धीरे धीरे आता है ना। तो वहां पे वो दूसरा ऐसा मोमेंट है जब मुझे ये लगा कि यार ये कुछ हमने जो किया अदर देन जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ स्कूलिंग या कॉलेज है, तो कुछ मजा आया। लेकिन राइटर बनना है, स्टोरी टेलर बनना है, तब भी तय नहीं था। वो बहुत धीरे धीरे मैंने डिस्कवर किया कि ये चीज़ मुझे और मैं कभी भी, मैं इनफैक्ट पहली किताब लिखने तक मैं ऐसा, मेरे से कोई पूछता तुम्हें क्या होना है, तो मैं कभी नहीं बोलता राइटर होना है। थर्ड बुक तक भी नहीं बोलता। वो तो जो मुसाफिर कैफे जो किताब है, जब आई 2016/17 में है, जब भी उस समय आई, उस समय वो किताब पढ़ के कई सारे लोगों ने कैफे खोल लिया, नौकरियां छोड़ दी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं जो कर रहा है, ये लिख रहा है, उसका तो घर वैसे ही चल रहा है नौकरी से, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उन्होंने ऐसा क्या पढ़ लिया, इसमें ऐसा क्या देख लिया। तो मैं बड़ा सरप्राइज रहता था, मैंने कहा भाई ये क्या है। और क्योंकि आप जैसे जब आप लिखते हो ना, तो वैसा है, जो जो कॉस्को की जो बॉल आती है ना, जो किरमिच वाली बॉल आती है जो रैंडम मूवमेंट करती है और आप छोड़ देते हो हवा में, वो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस कहानी लिखने का भी होता है। आपको पता ही नहीं है कि बॉल जाएगी किधर, आप कितना भी सजा के फेंकिए, और जब वो बॉल आपके हाथ में नहीं है, और वहां पे आप बॉल एक ऐसा रैंडम पैटर्न बना लेती है आपके फेंकने से कि जो लोगों को अच्छा लगने लगता है, तो जब उसकी तारीफ आती है तो आपको और अनकंफर्टेबल करती है कि ये तो बॉल मेरी थी ही नहीं, आपने तो केवल हाथ लगाया है ना। तो वो चीज़ मुझे बहुत देर में समझ में आना शुरू हुई। बट मुसाफिर कैफे के बाद से ये चीज़ मुझे लगा कि शायद थर्ड बुक के बाद से कि मेरी पास कोई ऐसी बात है जो लोगों तक पहुंच रही है, तो मुझे इसको थोड़ा और सिंसियरली करना चाहिए। उससे पहले मैं हवा में ही था, मतलब मेरा करियर ऑप्शन के जैसे मैंने कभी इसको लिया नहीं था। ऑल दो हैविंग सेड दैट, मैं जब भी बुक लिख रहा था या था, मैं हमेशा ये मानता था कि मैं फुल टाइम ही हूँ राइटर, मैं पार्ट टाइम राइटर नहीं था अपने दिमाग में कभी भी। वो अप्रोच फुल टाइम था। तो धीरे धीरे करते करते एक बुक के बाद, मतलब वही है ना, वो जो हर कहानी हम लोगों ने बहुत लोक कथा जैसा है ना, कि आप जब लालटेन लेके जंगल में निकलते हैं, तो आपको मैप पता है या नहीं पता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एक ही चीज़ पता है कि लालटेन एक कदम दिखाई और आप एक कदम एक बार में चल सकते हैं। और आपके पास कोई गूगल मैप नहीं है, तो आप जहाँ से जंगल शुरू करेंगे, हो सकता है इधर निकलें ए पॉइंट पे, बी पे, सी पे, बट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे ये भी आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में बस एक कदम है। तो वो एक कदम की क्लैरिटी मुझे आ गई थी कि ये मैं छोड़ूंगा नहीं लिखना। तो वो आई थिंक धीरे धीरे, हो सकता है 5 साल बाद मैं कुछ और ही करने लगूँ। आजकल इन्वेस्टमेंट वगैरह का चल रहा है स्टार्टअप का बैंगलोर में, तो कभी मन करता है कि यार ये यही 4-5 लोगों को धंधा दे दें कुछ, और फिर बैठ के गोवा में खाएं। बट ये बस हजारों हाँ, अरे ख्वाहिशें सारे सेलिब्रिटी का फंड है साइड में डीपी, तुम भी कर सकते हो। हाँ, बस वही तो, वो भी क्लीशेड हो गया है ना, दिक्कत तो ये है। हाँ, ये बात ठीक है। दीदी मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। तो एक तो मुझे नहीं, एक मुझे कमेंट बताना था आपको, क्योंकि आपने मुसाफिर कैफ़े के बारे में बताया। तो जब मैं वो किताब पढ़ रही थी, तो
मुझे ऐसा लग रहा था आपकी किताब में एक सिनेमैटिक क्वालिटी है, आपने जिस तरह से लिखा है उसमें, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई एक अच्छी रोम-कॉम मूवी देख रही हूँ, जो मैंने बहुत टाइम से नहीं देखी। तो मुझे ऐसा लग रहा था अरे यार ये फाइनली कोई एक अच्छी रोम-कॉम देख रही हूँ, ऐसा फीलिंग मुझे आ रहा था। तो आप और क्योंकि शायद आपने अलग-अलग मीडियम्स में आप एक प्रकार से डैबल करते हैं, आप हम्म, लिखते भी हैं, आप स्टोरी टेलिंग भी करते हैं, आपने प्ले भी पहले किए हुए हैं, आपने अब डायलॉग राइटिंग भी की हुई है पोन्नियिन सेल्वन के लिए, हिंदी में डायलॉग्स आपने लिखे हुए हैं। तो आप थोड़ा-सा ये बताएँगे कि जैसे आप अलग-अलग मीडियम्स में आप कहानी कहते हैं, तो उसमें क्या अंतर आता है? आपको क्या चीज़ों का अलग किस तरह से आपको उसको अडैप्ट करना पड़ता है अलग हम्म। मीडियम के लिए? तो जो बुक राइटिंग है पूरी दुनिया में, जो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा सेफ स्पेस या डेमोक्रेटिक स्पेस जिसको कहते हैं वो नहीं है। आप अभी भी पूरी दुनिया में किताब में आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो किताब ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं है, तो उसमें आप कुछ भी लिख के आप बच सकते हैं। अदर देन कि हम्म, अगर आपकी पब्लिक इमेज में कुछ आपने ऐसी बात बोली है, अगर आप देखोगे जो भी मिसफायर किया है बुक में लिखा हुआ ना, वो तब किया है जब आपकी पब्लिक इमेज में आपने पब्लिकली वो बात बोली, पढ़ के किसी ने आग नहीं लगाई, है ना, क्योंकि उतना लोग पढ़ते नहीं है उस तरीके से। हम्म, और पढ़ते भी हैं तो जो किताब लेके पढ़ रहा है ना इस पूरी दुनिया में अभी भी, जो वन टू वन कॉन्वर्सेशन कर रहा है किताब का, वो इतना उसको समझ है कि वो उस चीज़ को समझेगा। कभी भी जो जिसने किताब पढ़ी होंगी ना 5-7 भी पढ़ी होंगी, वो व्यक्ति तो बदल ही जाता है। चाहे अच्छी पढ़ी है आपने, चाहे पल्प फिक्शन पढ़ा, चाहे कुछ भी पढ़ा हो, वो नहीं जाएगा लड़ने आपसे, वो समझ जाएगा कोई बात नहीं। ऐसा हमेशा अगर आप देखोगे जो भी मिसफायर किया है वो किताब के बाहर आपकी जो पब्लिक इमेज है उसकी वजह से होता है। बट जैसे जब आप किताब लिखते हैं तो वहाँ पे बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूँ मैं, कि किताब के हीरो हीरोइन आइटम सॉन्ग वो सब कुछ आप होते हैं। हीरो विलेन हीरोइन सब आप हैं। आपकी हर एक लाइन जो आपने लिखी है वो उसी फॉर्म में कंज्यूम होगी जिस फॉर्म में आपने लिखी है। कोई प्रोसेसिंग नहीं है इस बीच में, कोई उसमें नहीं है। जबकि फिल्म या कोई भी मीडियम है, जैसे चाहे ऑडियो मीडियम ही है, जैसे ही मैं लिखता हूँ एक प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है। वो जो लिखे हुए शब्द है वो बाहर नहीं जाएंगे, उसका एक प्रोसेस्ड वर्जन मेरी आवाज़ में जाएगा बाहर। जैसे ही आप सेम फिल्म में आते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने लिखा, एक प्रोसेसिंग पहले तो डायरेक्टर करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, फिर एक्टर आएगा। वो एक्टर बोलेगा नहीं नहीं मेरे इमेज के साथ ही नहीं जाएगा। जैसे एक राही मासूम रजा की लाइन थी कि मुंबई में कहानी नहीं हीरो की हाँ बिकती है। और हाँ। अक्रॉस इंडस्ट्री, चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो या जो भी हो पूरी दुनिया में, अभी भी वो बात उतनी सच है 40 साल में, कि हीरो ने हाँ बोल दिया तो वो कहानी वर्क करने लगती है, प्रोड्यूसर आ जाता है, बाकी वो वही कहानी लेके आप घूमते रहो। तो लेकिन जब वहाँ पे आप लिखते हो तो वहाँ पे आपको कई लोग इनपुट देने वाले होते हैं। पहले तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उसके बाद फिर जब आप वो शूट पे जाती है वो चीज़, तो शूट पे पता चला उस दिन हीरो का मूड ऑफ है, या हीरोइन का हम्म, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है, या हम्म, उनके घर में कोई ऐसी बात हो गई है। वो उस दिन जो आपने लिखा है किस फॉर्म में वो एक्ट करेंगे वो आपके हाथ में नहीं, क्योंकि उस दिन का माहौल, डायरेक्टर को जो फीस है, वो जहाँ पे शूट करने की जगह उनको चाहिए थी वो मिली कि नहीं मिली, वो प्रोसेस्ड है, वो आपके हाथ से बाहर निकल जाता है। उसमें उसमें फिर एक बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, कई बार वो वीडियो आता है। ये जो सारे मीडियम है, जिस मिनट आप इसकी इसको फ्रेमवर्क समझ लेंगे, जैसे मुझे अगर ये लिखना है कि, या प्रेमचंद ने लिखा था कि हल्कू 3 दिन से भूखा है, वो तो एक लाइन में लिख के छूट जाएंगे। लेकिन मुझे ये बात स्क्रीन पे अगर दिखानी है तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा। मैं वहाँ तो बता नहीं सकता स्क्रीन पे वीओ में कि भाई ये तो 3 दिन से भूखा है, वो तो बहुत ही खराब तरीका है उसको कहने का। तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि एक तरफ पूड़ी छन रही है, एक तरफ एक आदमी पेट पकड़ के बैठा है। तो एक एक जो साधारण सी लाइन थी कि हल्कू 3 दिन से भूखा था, आपको स्क्रीन पे इस्टेब्लिश करने में 30 सेकंड चले जाएंगे। और कई बार जब हम ट्रांजिशन करते हैं मीडियम में तो ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये ऐसे हो रहा है। तो हुँ। ये हो गया। और डायलॉग फिर क्या है कि वो तो चूंकि डायलॉग, मतलब मुझे लगता है हिंदुस्तान के किसी भी राइटर के लिए डायलॉग लिखना या कोई भी इसलिए इजी होता है क्योंकि हम लोगों को ना इन जनरल बातें सुनने की आदत है। हम लोग घर से काम से निकल रहे हैं, पड़ोस में कोई झगड़ा हो गया, हम रुक जाते हैं, सुन के जाते हैं कि अच्छा क्या बात हो गई। तो वो जो कॉन्वर्सेशन है वो म्यूजिक की तरह, और मुझे आता था क्योंकि मैं अभी भी कई बार हेडफोन लगा के उसको म्यूट करके सुनता हूँ लोगों की बातें। ऐसी बहुत सारी बातें जो मैंने सुन के जानी है ना। आप चाय की दुकान पे खड़े हो जाइए, आप फ्लाइट के उसमें खड़े हो जाइए, आप बार में खड़े हो जाइए, वो कॉन्वर्सेशन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो अगर आप वो पिक करना जानते हैं तो वो आपको आप वो कर लेंगे काम। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, जब लिख रहे होते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये कैरेक्टर है। मुझे 11 साल में एक ही चीज़ समझ में आई कि जब हम लिखते हैं, भले हम नकली सब क्रिएट कर रहे हैं लेकिन वो असली है। मेरे दिमाग में सुधा चंदर यहाँ पे इस कमरे में, आप मैं अपने को लेकर कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं बाहर जाऊँगा तो मैं पिज़्ज़ा हट जाऊँगा कि
पिज़्ज़ेरिया जाऊँगा, कि मैं बर्गर खाऊँगा, कि मैं चाट खाऊँगा। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सुधा क्या खाएगी, तो मैं एग्ज़ैक्टली आपको बता दूँगा कि सुधा क्या खाएगी, क्योंकि मैं उसको इतना ज़्यादा अब जान गया हूँ। तो इसीलिए जब वो बोलती है, तो मुझे एग्ज़ैक्टली पता होता है कि वो ये बोलेगी, और कई बार उसमें भी आपको सरप्राइज़ मिलता है, वो बात अलग है। लेकिन आपको मोटा-मोटा आइडिया लग जाता है कि ये व्यक्ति कौन है। जैसे आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में पता होता है ना, उसको बैंगन पसंद है कि लौकी, उसको पनीर पसंद है कि चिकन। वो एग्ज़ैक्टली बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं मेरे। तो ये है। मुझे लगता है सवाल कुछ और था और मैं जवाब कुछ और ही दिए जा रहा हूँ, बट हाँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आपने स्क्रीन प्ले और इसका बताया। हाँ। आप लेकिन आप डीपी अभी काफी सारे कहानी कहानी कहने के शोज करते हैं, और उसको स्टोरीबाजी नाम से आपका जो प्रोग्राम है, जिसमें आप खुद से, और मैंने अटेंड भी किया एक तो मतलब थैंक यू आपने बैंगलोर में जो, जी जी। तो आपका कहने का अंदाज भी बहुत जबरदस्त है। तो उसमें तो कोई फिल्टर नहीं है, क्योंकि वो तो आप ही कहानी लिख रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन क्या आप चेंज करते हैं? क्योंकि हूबहू वो तो चीज नहीं बोलते होंगे जो आप लिखते हैं, राइट। तो उसमें आपको और आपका ऑडियंस के साथ कनेक्ट एकदम मैंने देखा, मतलब जबरदस्त कनेक्ट है। जहां पर तो आप एक राइटर एज ए स्टार जो है चीज, वो बोलने की वजह से आ रही है कि सिर्फ लिखने की वजह से आ रही नहीं नहीं, वो बोलने की वजह से भी बहुत उसका है, उसका बहुत बड़ा पार्ट। और है? मुझे एक चीज़ ये समझ में आई लिखते लिखते, कि जैसे अगर मैं जितने भी राइटर्स कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में या पीछे भी आप जाएंगे, मैं क्लोजेस्ट कोशिश करता हूँ कि जैसा मैं लिखता हूँ एग्जैक्टली वैसा ही बोलूँ, लगभग लगभग बराबर है अगर आप देखोगे। लेकिन डायलॉग में कई बार हमें एक्स्ट्रा पावर ये आ जाती है, जब आप बोल रहे होते हैं तो आप पॉजेज ले सकते हैं। बुक में पॉज लिखना मुश्किल है। एक और जो चीज़ कभी बुक में नहीं की जा सकती, वो ये है कि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, एकदम से ख्याति कट कर देंगी और प्रणय कुछ बोलने लगेंगे, और एकदम से एक घटमड़ होगा, और एकदम से एक की आवाज़ फिर फर्दर आने लगेगी और बाकी लोग रुक जाएंगे। ये आप बुक में नहीं कर सकते। और विच इज़ सो बिल्कुल। ब्यूटीफुल विजुअल राइटिंग में, कि कई बार जब हम लड़ते हैं ना घर में, या हमारे घर में जब किसी किसी से हम कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो दो आवाज़ें पैरेलल हो रही होती हैं, बट सुनाई किसी को कुछ नहीं होता। ये बुक में नहीं किया जा सकता। तो हर मीडियम की पावर को आपको ना जिस दिन समझ में आने लगेगा ना, लेकिन कई सारी बुक में की जा सकती हैं बातें, जैसे जो बड़ी बड़ी बातें हैं, आपने जो शुरू में लाइनें एक आध बोली, अगर आप नॉर्मली किसी से कॉन्वर्सेशन में बोलो तो वो उतना असर नहीं होगा उसका, लेकिन बुक में उसका असर एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक आदमी अकेले बैठा है, सिंगल कंजम्पशन। तो वो है। बट जो सुनाने वाला है ना, इसलिए मैंने शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो टाइम बदल रहा है अभी, और कोरोना के बाद से जो एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि हम लोग जब रील देख रहे हैं, दिन दिन भर लोग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे रील देख रहे हैं, रील ने ना हमें नम कर दिया है, या जो विजुअल स्क्रीन ने नम कर दिया, हम ना कुछ फील नहीं करते अब। बट जब स्टोरी टेलिंग मैंने किया, और जैसी वो कहानी है, मैं वो स्पेस देना चाहता था। अगर आप देखेंगे, जब मैं कहानी सुना रहा था ना, तो कमरे की लाइट बहुत डिम कर दी गई थी, हॉल की, ताकि बिल्कुल। आप अपने साथ थोड़ी देर के लिए जा पाएँ उस अंधेरे कमरे में, ताकि मैं भले किट्टी भैया की कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन आप अपने जीवन के किसी और व्यक्ति के पास जा पाएँ। इसीलिए आप देखोगे उस कहानी में मैंने ये बताया ही नहीं कभी कि वो दिखते कैसे थे, हाँ, जबकि वो बेसिक और आपका स्टोरी वो टेलिंग एम्फेसिस भी था प्रिंसिपल। कि आपकी भी, हाँ, कि हाँ, आपकी लाइफ के किट्टी भैया को याद कीजिए, आपका हाँ, एक था। तो क्योंकि अगर मैं जैसे ही उनको डिफाइन करूंगा ना कि उनके मूछें थी, या वो इतनी उनकी हाइट थी, या वो चश्मा लगाते थे, जिस मोमेंट मैंने ये किया, उस मिनट में आपको अपनी कहानी से बाहर ले जा रहा हूँ, आपकी कहानी से बाहर ले जा रहा हूँ। मतलब मैं, तो वो अगर मैं शुरू से अपनी कहानियों में भी अगर आप देखोगे, सुधा कैसी दिखती है कहीं पे लिखा ही नहीं है, हाँ, नहीं है, सही बात। है ना? क्योंकि ताकि हाँ, आप अपने अंदर की सुधा को उतनी देर डिस्कवर कर पाएँ, क्योंकि मुझे ना बहुत खराब लगता था वो, जैसे गुमशुदा तलाश केंद्र में आता है ना, कि हाइट 5 फीट 11 इंच और रंग गेहुआ। रंगे हुआ है, और हम तो वो नोट करने में ही हमारा खत्म हो जाता था कि दरियागंज 101 जो भी था वो। तो मैं आपको ना वो इमेजिनेशन आपकी रास्ते पे लेके जा रहा हूँ, जबकि सेम चीज़ जैसे ही वो फिल्म होगी, जैसे ही वो विजुअल मीडियम में जाएगा, आपके अंदर की सुधा मर जाएगी। इनफैक्ट अभी 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड का वो नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, और मैं एक पुराना इंटरव्यू मार्क्वेज का मैंने पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि बोला था उन्होंने कि मैं नहीं चाहता इस पे फिल्म बने, क्योंकि ऐसे लाखों लोगों के दिमाग में लाखों चेहरे हैं, जैसे ही वो हाँ, एक फिल्म होगी तो वो एक चेहरा हो जाएगा। अब तो पता नहीं कैसे, शायद अब वो नहीं है, तो शायद उन्होंने राइट्स दिए हों फैमिली ने उनके, तो जो भी है, तो ये आपने वो बहुत सही कहा कि
किताब हम सब पढ़ते हैं और हम अपने दिमाग में आधी किताब तो खुद ही बना लेते हैं कि हमने कैरेक्टर्स को तो राइटर ने तो एक रंग दिया होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पाठक खुद भी अंदर जोड़ता है एक तरीके से। और अगर जब मैं उसको काफी बार, ये हमारे साथ होता है जब हम किसी किताब जो हमने पढ़ी होती है और बाद में जब हम उसकी कोई मूवी देखते हैं तो हमें वो पूरी मन में नहीं भाती, कभी कभी बार पसंद भी आ सकती है, पर वो नहीं आती क्योंकि वो हमारी एक मेंटल इमेज बन चुकी होती है और वो शायद उस मेंटल इमेज तक वो नहीं जा पाता है उसका जो डायरेक्टर होता है, तो इसलिए। हाँ, नहीं, नहीं, वो है, आपके दिमाग से ज़्यादा पावरफुल तो कोई कैमरा है नहीं ना, हाँ, तो सही आपको बात वो है। वहीं पे लेके जाएगा जहाँ पे। और कई लोगों ने बहुत अच्छा भी किया, जैसे गॉडफादर वगैरह है, मुझे लगता है इक्विवेलेंट है बुक और फिल्म। हाँ, लेकिन बहुत रेयर होता है कि कभी बहुत ऐसा घट जाए, घटना। मेरे मेरे दिमाग में और एक एग्जांपल आ रहा है, जैसे मैंने बचपन में, हम सब लोगों ने ही पढ़ा होगा कि ब्योमकेश बख्शी की जो हाँ। स्टोरीज है, राइट, तो वो तो मैंने पहले विजुअली देखी थी, उसकी सीरियल देखी थी, तो और वो मुझे अभी भी बहुत पसंद है। कभी बार ऐसे नॉस्टैल्जिया के लिए देखती रहती हूँ। पर जब मैंने उसकी एक्चुअली इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ी, मैंने उनकी किताबें जो थी, एक्चुअली उन्होंने इतनी ज़्यादा और डिटेल में लिखा हुआ है, और फिर जब मैंने एक बार वो पढ़ लिया ना, फिर मेरे लिए वो विजुअल मीडियम का चार्म कम हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि अरे इन्होंने जो लिखा है ना, ये कुछ ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का है जो शायद उसमें नहीं हो पाया है। नहीं, नहीं, वो तो है ही। वो एक्चुअली क्या है ना, जो स्पेशली नॉवल या बुक्स में जो एक चीज़ मैंने इधर ही डिस्कवर की, कि जो पोएम एक काम नहीं कर पाती, कि पोएम ना जो ट्रिवियल डिटेल्स है ना, उसको नहीं लेती है अपने आगोश में। क्योंकि नॉवल का स्टाइल, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और ये कप खाली है ना, मैं नॉवल में ये खाली कप में जो यहाँ नीचे फोटो बनी है उसको भी लिख सकता हूँ, पोएम में उसको नहीं है। है ना? तो वो जो जो टोटलिटी ऑफ लाइफ है ना, वो शायद कहानियों में ही आ पाती है। तो और वो जब आप लिखते हो, जब आप व्योमकेश बख्शी जब वो सॉल्व कर रहा था, उसके मन में क्या चल रहा है, हम सीरियल में शायद नहीं देख पाते। हो सकता है किसी को वो केस सॉल्व करने गया और वहाँ पे कोई बहुत बौधी हो, जो भाभी जिनको बोलते हैं, और वो उसको बहुत अच्छी लगी हो, तो उसके मन में एक बार को आया कि अरे यार, ये मर्डरर नहीं होती तो मैं फेयर चला लेता इससे। तो वो एक जो है ना थॉट, वो आप कहानी में तो डाल देंगे, वहां पे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हाँ, सही है। डीपी, आपके हरफन मौला रूप में एक और चीज है कि आप लिखते भी है तो एक कभी कहानी संग्रह भी लिखा है आपने और उपन्यास भी लिखा है, तो आप पहले से डिसाइड कर लेते हो क्या कि ये मेरे मन में छोटी कहानी है या बड़ी कहानी है, कि ये ऑर्गेनिक रूप से होता है? नहीं, तो शुरू में तो नॉवल लिखने की हिम्मत ही नहीं थी। शुरू में तो जो आप शॉर्ट स्टोरी लिखते हो, और मुझे लगता है पूरी दुनिया में ही लगभग लगभग बहुत कम ही राइटर्स हैं जो अच्छे भी हों और उन्होंने केवल नॉवेल्स लिखे हों। जैसे तो मुझे लगता है कि जो शॉर्ट स्टोरी है वो आपकी प्रैक्टिस है, जो आप बड़े स्पेस को लिखने के लिए कर रहे हो। क्योंकि एज अ राइटर बहुत बड़ा आपके लिए एक बड़ा मोमेंट लाइफ में तब होता है जब आप पहला नॉवल लिखते हो। क्योंकि 150 पेज 200 पेज तक एक सिंगल कहानी को खींच के ले जाना, जिसमें इंटरेस्ट बना रहे, वो अपने आप में बहुत फुलफिलिंग जर्नी है। और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग जर्नी भी है, क्योंकि हर किताब जो कोई भी नॉवलिस्ट ने लिखी होगी, उस किताब के प्रोसेस में 4 या 5 मोमेंट ऐसे आते हैं जब उसको लगता है उसने गलत कहानी पकड़ ली है, इस पे तो किताब हो ही नहीं सकती थी। तो नॉर्मली शॉर्ट स्टोरी मैंने जब शुरू किया था, क्योंकि मुझे ये था ही नहीं कि मैं नॉवल लिख पाऊंगा कभी। क्योंकि मैं तब नौकरी में ऐसे था कि इतना टाइम ही नहीं था। नॉवल के लिए एक अलग रिदम चाहिए। तो भले मैंने नॉवल नौकरी करते हुए लिखे हैं 2-3 जो भी हैं, लेकिन वो एक रिदम अलग चाहिए, क्योंकि आप 60वें 70वें पेज पे हो, आप खींच चुके हो। अब आपने 5 दिन पहले वो लिखा था, पिछले वीकेंड पे। अब आपका वो रिदम जा चुका है 6 दिन में। अब आप जब बैठते हो तो फिर आपको 70 पेज पढ़ के उस रिदम में आना, और फिर केवल 2 ही दिन के लिए आना है। ऐसा तो है नहीं कि आप छुट्टी लो हफ्ते भर की और हो जाए पूरा, वो होगा नहीं, क्योंकि आपका लिमिटेड है, वो है। लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट स्टोरी वो आपको देती है हमेशा मौका कि आप एक बड़ी जर्नी की वजह से ना, कि 100 मीटर से फिर धीरे 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 आप तैयारी करते हो, 400 मीटर से मैराथन की तैयारी करते हो, तो वो तैयारी का मौका देती है। लेकिन अब मुझे ये थोड़ा बहुत आइडिया लगने लगा है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है मेरे पास लिखा हुआ, तो वो शॉर्ट स्टोरी है या वो नॉवल है। जैसे शुरू की किताबों में एक जैसे कहानी थी क्लास 9th बी, वो नॉवल था, जो तब मेरी ये मेच्योरिटी नहीं थी कि मैं उसको नॉवल बना पाता। अब मुझे लगता है कि वो नॉवल हो सकता है, तो शायद कभी मैं लिखूं। या उसमें एक कहानी थी फलाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मसाला चाय में, जो नॉवल था, जो उस समय भी मैंने 30-35 पेज, पूरी बुक में शायद 150 पेज की बुक में शायद 40 पेज में वो कहानी है। लेकिन तब मैं नॉवल का नहीं था मुझे समझ कि मैं कर पाऊंगा। हालांकि मैंने कोशिश ये की थी कि एक लंबी कहानी लिखूं उसमें, तो मैंने वो कहानी ने भी बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि मैं शायद अब नॉवल लिख पाऊँ। उसका अगला फिर नॉवल लिखा मैंने।
लेकिन धीरे-धीरे ना हर राइटर को वो आइडिया लग जाता है कि ये इसमें शॉर्ट स्टोरी भर का मसला है या नहीं, और कई बार आप भी सरप्राइज़ होते हो ना, क्योंकि एग्ज़ैक्टली जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो जाए, तो फिर ऑडियंस को भी पहले से ही पता चल जाएगा कि वैसा ही होगा। आपको जब नहीं पता रहता तब मैजिक शुरू होता है, ऐसा है। क्योंकि कलेक्टिव विज़डम ऑडियंस का बहुत ज़्यादा है वर्सेस हमारे इंडिविजुअल अप्रोच से। तो वो कभी आपके नॉलेज की वजह से तो कोई रीडर अटकता नहीं है कि आपने बड़ी अच्छी बात बता दी, कोई बड़ा नॉलेजेबल बात बता दी। वो इस वजह से कोई नहीं अटकता। अटकता है वो उस इमोशन की वजह से, क्योंकि उस कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आपको अपने जैसा लगने लगता है। तो ऐसा है। डीपी, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। आपने वो कहानी इतने मन से ऑटोबायोग्राफिकल तरह से सुनाई थी, तो ये किट्टी भैया आपकी कल्पना के पात्र हैं कि असली पात्र पे ऊपर बेस्ड है वो कहानी? देखिए, जो इसका सबसे अच्छा जवाब है वो तो ये है कि कभी भी सच बता के कहानी का मजा नहीं खराब करना चाहिए। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति ठीक बात। थे मेरे घर के पड़ोस में। एग्जैक्टली गॉट वैसे नहीं थे, लेकिन वो थे और उनका इट। काफी इम्पैक्ट भी रहा था मेरे पे। लेकिन ऐसे थे वो। गॉट इट। अच्छा, अभी क्योंकि आप हमारे एक पुलियाबाजी में जनरल एक थीम रहता है, एक जिसको कह सकते हैं एक मेटा डिस्कशन कि अबाउट द डिस्कशन, कि भाई हम आपस में चर्चा ही कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। और शुरू में हमने पुलियाबाजी शुरू भी इसीलिए की थी कि हम किस तरह की चर्चा हिंदी में करते हैं। और हम लोगों ने अक्सर ये नोटिस किया था कि भाई हम आजकल हिंदी में सिर्फ नॉर्मल बॉलीवुड की बात हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, और जैसे ही कुछ विचारों की बात हो, किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को डिस्कस करना है, तो बात अंग्रेजी में शिफ्ट होने लगती थी। तो और ये शायद पहले नहीं होता था, मुझे लगता है 70-80 के दशक तक काफी हिंदी में तो एटलीस्ट होता था। और रिसेंटली मेरे को हमारे एक श्रोता मिले जो तमिलियन है, उन्होंने बोला तमिल में तो बहुत ही कम होता है, हम तो सब हिंदू ही पढ़ रहे हैं कितने दशकों से, तो अंग्रेजी में ही पढ़ रहे हैं ये सब चीजें, तो हम तो तमिल में सिर्फ आम भाषा बात करते हैं और सिर्फ अंग्रेजी में ही कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न डिस्कशंस करते हैं। तो ये हमारा था कि हम पुलियाबाजी में चाहते थे कि हम इस तरीके की डिस्कशन करें वगैरह। लेकिन आपने भी कभी ऐसा भाषा के बारे में कुछ ज्यादा सोचा, क्योंकि आपकी भाषा बहुत सहज है, एक नई तरीके की हिंदी जिसको बोलना चाहिए, तो ऐसा ऐसा हम बोल सकते हैं क्या कि एक नई हिंदी है जो कि आप यूज कर रहे हैं? एक इस तरीके के क्या और भी लेखक हैं जो ऐसा लिखते हैं? कुछ नई हिंदी मूवमेंट नाम की चीज आप देखते हैं क्या? नहीं, तो ये जो नई वाली हिंदी या जो ये पूरा मूवमेंट है, ये एक्चुअली वो बात उनकी जो आपके मित्र हैं तमिल भाषी, देखिए वो पहले भी ना ऐसा नहीं था कि हिंदी में डिस्कोर्सेज हो रहे थे। मुझे नहीं लगता है, जैसे मेरी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, उसका प्रॉब्लम क्या था, जो डिस्कोर्सेज करने वाले लोग थे ना, उनके रेफरेंस पॉइंट अंग्रेजी के ही थे अगर आप देखोगे, क्योंकि वो लोग वही लोग थे इस देश में। अगर आप देखोगे जो एक बहुत ही खराब तो नहीं बोला जाएगा, एक 50s 60s 70s में अगर आप देखोगे जो लोग IAS हुए, जो बड़े बड़े लॉयर हुए, हिंदी से बहुत कम लोग हैं उसमें। जो अगर आप देखोगे जो उसमें वर्चस्व है, जैसे क्रिकेट में बॉम्बे और दिल्ली का जो वर्चस्व है, वो धोनी को इतने साल लग गए वो तोड़ने में कि रांची का अब लड़का आएगा। और केवल जब रांची का कोई आता है ना, तो केवल रांची का नहीं आता, फिर वो बलिया का भी आता है, फिर वो भोपाल का भी आता है, फिर वो पटना का भी आता है ना। तो सेम क्रिकेट में जैसे था, अगर आप देखोगे ना, हर जगह एक हैंगओवर है उस पूरे उसमें। इनफैक्ट अगर आप पुराने IAS देखेंगे जो हैं, अगर जो अब तो रिटायर होके बहुत कम लोग बचे होंगे जो 70s में जॉब कर रहे थे या 60s में कर रहे थे, आप देखोगे ना उनके अंदर ना एक बहुत ही क्लासिकल जो हर शहर में जो एक क्लब होता है ना, जैसे बनारस क्लब है, जो रॉयल्स क्लब है, वो सब है, उनके अंदर वो टाई भी अच्छे से पहनते हैं। ये वो जो जिम खाने वाले जिम खाना वाले क्लब, है ना, कि हाँ, उनका एक स्वभाव है कि हर चाय शहर में में होता था। जैसे मैं तो यही चीज बहुत दिनों बाद समझ पाया कि शुगर ऑन द साइड, मिल्क ऑन द साइड प्लीज, है ना। हाँ मेरे लिए तो चाय ही नहीं एग्जिस्ट करती ना, जो अगर आपने दूध बाहर रख दिया तो क्या टेस्ट आएगा। हाँ, वो बट वाली नहीं इट इज चलती। नॉट अबाउट द टी, इट्स अबाउट द स्टाइल ऑफ दैट टी, जो एक है ना, तो वो डिस्कोर्सेस, शायद वो जो पहला ब्रेक हुआ ना, पहला राउंड क्रॉस हुआ, तब धीरे धीरे लोगों को जब जैसे हम लोग ये सोचते हैं ना कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो इस पूरे देश को पता था कि देश आज़ाद हो गया, नहीं पता था। दरभंगा वगैरह में 1-1.5 साल बाद पता चला था कि देश आज़ाद हो गया, है ना। वो जो हम लोगों को तो बहुत देर में खबर आई ना कि ओह ये हो गया, अच्छा अंग्रेज चले गए, ऐसा हुआ। तो वो जो रिक्लेम किया, अगर आप देखोगे अभी भी 2010 से 20 तक अगर आप देखोगे, जो चाहे कपिल शर्मा की कॉमेडी से आप अग्री करो या ना करो, बट आप एक चीज़ से अग्री हमेशा करोगे
कि वो जैसा है, जैसी उसकी अंग्रेजी है, वो वैसे कंफर्टेबल है। ऐसा 90s में नहीं था। आपको हम्म सिस्टम तोड़ के बताता था। इसीलिए 80s की अगर जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसमें अगर आप देखोगे तो जो मजाक में जब प्रसून जोशी और ये लोग आए थे, तो इनको HMT बोला जाता था, हिंदी मीडियम टाइप मजाक उड़ाया जाता था इनका। बट लेटर 90s 2000 में आते आते आपको रियलाइज हुआ कि ओ भाई, इन लोगों की ज़रूरत है, जो एक लड़का ये कॉपीराइटर घूम रहा है, हमें तो हिंदी में ऐड लिखवाने हैं। तो वो क्या हुआ, हम्म समाज के जब उन लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी, जिनकी भाषा अपनी को लेके वो कंफर्टेबल हो गए। अदरवाइज हम लोगों पे तो यही था कि इंटरव्यू में तो अंग्रेजी में ही बोलना है ना। तो अगर आप देखोगे वो जो भागीदारी थी ना कि जो लोग थे जब वो आए उसमें, जब उन्होंने क्लेम किया, जब पहले हिंदी मीडियम वाले को सक्सेस मिली, तो उसने अपने रूल्स बनाना शुरू किया। उसने कहा कि नहीं, कैसे होगा। वरना अगर आप देखोगे इंग्लिश मीडियम वाले लोग फिर आके हिंदी सीखते थे, या जो एक एलिटिज्म था उन सर्विसेज में, क्योंकि वही लोग मसूरी में पढ़ पा रहे थे। फिर पहले बहुत इंटरव्यू भी ऐसे नहीं होते थे ना, पहले बोर्ड में पता चला कोई ऐसे व्यक्ति हैं, वो इंग्लिश वाले ही हैं। ऐसे तो वो बहुत सारे, जैसे मेरे फादर को 77 बैच में वो हुए फाइनली सेलेक्ट। जो उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया था PCS का, UP PCS का, उसमें उनको इंटरव्यू में 0 नंबर मिले थे, है ना। और अच्छा और 0 थे, और मार्कशीट मैंने देखी है वो, और 0 नंबर अब इंटरव्यू में दिए नहीं जाते हैं, है ना, उस समय भी नहीं दिए जाते थे। तो जो बोर्ड में थे मेंबर, और अगर उस बार उनको इंटरव्यू में मिनिमम नंबर भी मिलते तो वो PCS के टॉपर होते, उनके रिटर्न में इतने ज़्यादा नंबर थे। तो उसने जब पूछा गया कि भाई आपने ये SDM वाला ऑप्शन, डिप्टी SP वाला ऑप्शन नीचे क्यों रखा है, सेल्स टैक्स क्या है उसके, तो इन्होंने बड़ा गलत एक चीज़ बोली कि हम भाई हम वो प्रेशर नहीं ले पाएंगे, है ना। तो फिर जो बोर्ड में थे, मेरा नाम उनका भूल गया, तो उन्होंने बोला कि जब प्रेशर नहीं ले पाओगे तो नौकरी क्या करोगे, जाओ, है ना। वो 0 हम्म हो गया। सेम टाइम पे एक व्यक्ति सेलेक्ट हुआ था, मैं उनका नाम उनका भी भूल गया मैं। वो बड़ा फनी किस्सा है कि वो 21 साल में बिल्कुल एलिजिबल हुआ था PCS के एग्जाम के लिए। उसने दिया, और पहले प्री तो था नहीं, सीधे मेंस था, है ना। तो मेंस उसने दिया और इंटरव्यू में आ गया, तो उसको लगा इस बार तो ऐसे ही टाइम पास है, होना तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि, उसने एक सवाल पूछा कि अगर आपको हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर बना दें तो आप क्या करेंगे। जो एक ऐसे आता था UP बोर्ड वालों में कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो, अगर मैं देश का शिक्षा हम्म मंत्री होता। तो उस लड़के ने बोला कि देखिए, आपके हाथ में मुख्यमंत्री बनाना नहीं है, आपके हाथ में ज्यादा से ज्यादा SDM बनाना है। एंड एक दो और ऐसे ही फनी सवाल थे कि हाथ में ये क्या है, तो उसने कहा हिस्ट्री विस्ट्री का। सर भूल गया, हिस्ट्री विस्ट्री तो पेपर के लिए पढ़ा था, भूल गया, कुछ नहीं याद है ना। अब आगे जो आएगा वो देखेंगे। वो हो गया सेलेक्ट। क्योंकि शायद वैसा कोई मोल्ड आता नहीं होगा, बट दैट गाय मस्ट हैव चेंज्ड मेनी थिंग्स, है ना। वो जब कई बार एक मैंने बहुत पहले एक प्रतियोगिता दर्पण जो आती थी, उसमें एक इंटरव्यू पढ़ा था। अनुराग श्रीवास्तव एक IAS थे, मैथ से सेलेक्ट हुए थे। बाद में कानपुर के DM रहे, जब सेम समय में कानपुर में था तो मैं मिल नहीं पाया। उसमें ना एक एक बड़ा, उस दौरान एक और इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल किया था कई सारे ऐसे ISS पे जो छोटे शहरों से आते हैं, जौनपुर से आए, जौनपुर के किसी गांव से आए। तो उसमें एक बंदे की मुझे याद है लाइन, सेम समय पे उसने बोला था कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए ना ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार है, वो अप्रोच तैयार है। जो हिंदी मीडियम वाले हम लोग हैं, हमने भले पेपर क्लियर कर लिया है, लेकिन हमें एक और यहाँ पे आके अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हम वर्दी हैं इसके। जो माइंडसेट के बारे में बताता है उस पूरे स्पेस के। हम्म और वो तो ट्रेनिंग में हर किसी को डंडा मार के वही बना दिया जाता है, अल्टीमेटली राजा अकबर की तरीके से राजा ही बना दिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जो जगह बनानी पड़ती है ना, आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको जो करना पड़ता है, या जैसे मैं TEDx में गया जब बोलने, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ये तो हिंदी में होता ही नहीं, आपको अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको यूरोपियन लैंग्वेज का कोई वीडियो भेजा, मेरी बहन ने निकाल के, मैंने कहा कि भाई वहाँ तो होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने पता किया तो उनको पता चला कि हाँ, आप बात किसी और भाषा में कर सकते हो, लेकिन आपको फिर सबटाइटल देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा वो मैं दे दूंगा जो मैं बोलूंगा उसका बाद में। हम्म तो बाद में उन्होंने वीडियो भेजा, मैंने सबटाइटल बनवाया किसी से। लेकिन आपको वो एक्स्ट्रा एक लड़ाई नेचुरल नहीं है, वहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। और फिर से मैं सवाल भूल गया हूँ, मैं क्या बता रहा था। नहीं नहीं नहीं, आप आप कैसे नई बोल रहे वाली थे। हिंदी मूवी हाँ, हाँ सॉरी बता नई सॉरी रहे सॉरी। थे। हिंदी पे, और हाँ क्यों हम और हाँ, आप ओके मेरे ख्याल ओके। से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि ये जो हिंदी का डिस्कोर्स हमें ऐसा लगता है कि पहले होता था, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है। ये हाँ शायद जो हम हाँ। कर रहे हैं अभी, ये शायद हम भी समय का, आज के समय के साथ चल रहे हैं, जहाँ हिंदी हाँ आ रही है मुख्य धारा में। हाँ। तो जो नई वाली हिंदी जो स्पेसिफिकली जो बहुत इधर, अगर लिटफेस्ट में आप देखेंगे पिछले 7-8 साल में जो टर्म चला, इसकी शुरुआत होती है जो हमारा पब्लिकेशन हाउस है हिंदी जो है, जो ऐसे ही लोगों को छाप रहा था, क्योंकि वो नया बंदा था और वो नया नया आया था इस पब्लिकेशन हाउस में, तो उसके पास रेफरेंस नहीं था 70 साल पुराना।
50 साल पुराना, कि बड़े राइटर्स यहाँ से छपे हैं, यहाँ से अज्ञेय छपे हैं, यहाँ से निर्मल वर्मा छपे, ये रेफरेंस नहीं था हमारे पास। तो जब वो शैलेश आए इस दुनिया में, तो उन्होंने जब किताबें छापी, और हम लोग जो हिंदी में पुराना तरीका था छपने का, वो बहुत सिंपल था। सबके साथ ऐसा सच नहीं होगा जो बात मैं बोल रहा हूँ। एक मनोहर श्याम जोशी ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि हिंदी में पीठ ठुकवाने के लिए पैर दबाने पड़ते हैं। तो वो अपने आप में बहुत कुछ बताता था हिंदी की दुनिया के बारे में। मुझे इसका एक और फनी इंसिडेंट से फिर मैं जोड़ता हूँ ये बात को। तो संजय चौहान एक राइटर थे, पान सिंह तोमर, जिन्होंने लिखी थी, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो वो मुझे मुंबई में एक दो बार मिले, तो उन्होंने ऐसी बड़ा कैजुअली, उनका एक अलग ही किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर था। तो उन्होंने पूछा, और दिव्य क्या चल रहा है? मैंने कहा सब सही चल रहा है सर। कहते हैं और यार, तो एकदम से बड़ा रैंडमली वो सिगरेट पीते हुए बोले कि पता है हिंदी में दो ही लोग अच्छा लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कौन? मैंने कहा मैं भी जान जाऊँ ना, कि मैं भी पढ़ लूँ। कहते एक तुम और एक मैं। तो which was so deep, which tells so much about हिंदी की जो दुनिया है दिल्ली वाली, उसके बारे में ये बिल्कुल सच है कि वहाँ पे बस आप हैं और हम हैं, बाकी तो सब, उसके बाद बस प्रेमचंद ही थे इसके पीछे, है ना? तो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो हिंदी भी जो लोग लिख रहे थे, उनके अंदर भी एक एलिटिज्म था। वो लोग भी प्रोफेसर थे या किसी बड़ी पोजीशन पे थे और हिंदी लिख रहे थे। आप देखोगे ना, विशुद्ध रूप से हिंदी के जो लेखक लोग पैदा हुए हैं, आप उंगली पे 15 लोगों को गिन पाओगे। कविता और कहानी मिला के 15 लोग भी नहीं मिलेंगे जो उन्होंने सोचा कि हम ये करियर है मेरा। जैसे हिंदी में जो सबसे बड़ा मजाक है, आप लिखते हैं लेकिन करते क्या है ना? तो वो जो है ना, इसका जवाब कोशिश में, तो नई वाली हिंदी की जरूरत इस सेंस में पड़ी कि जब हम नए नए पैदा हुए तो 2015-16 तक हमें लगा कि हम लोग कुछ अलग किस्म की राइटिंग आ रही है। जैसे इसी दुनिया में जो सबसे बड़ा दूसरा राइटर है, जिसका आपको इंटरव्यू करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, जबड़े दर्द कर जाएंगे हंसते हंसते, नीलोत्पल मृणाल को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, जिसने डार्क हॉर्स लिखी है। और तो नीलोत्पल ना यूपीएससी के आंदोलन से आता है। यूपीएससी का जो चेंज हुआ था पेपर पैटर्न, तो उसने धरने पे बैठा और गान गीत बड़े अच्छे गाता है। तो उसने उस दुनिया पे डार्क हॉर्स किताब लिखी और आगे भी फर्दर 2 किताबें और लिखी। लेकिन जब नीलोत्पल की किताब आई, उसकी जो भाषा बहुत अलग है। जैसे उसमें वो बिहार के दुमका से आता है, वो झारखंड से। तो वहाँ पे जैसे ना एक बड़ी फनी सी चीज़, आप दूसरा पेज ही पलटेंगे तो एक लाइन आती है कि और दही से माता जी ने माथे पे दही लगाया और दही चटाया और बोला कि और दही से यात्रा बनता है ना? तो ये इसने नरेशन लिखा है कि भाई दही से, मैंने तो ये सोचा था दही बड़ा बनता है दही से छाछ बनता है, लेकिन यात्रा भी बनता है, हमको पता चला कि दही से यात्रा भी बनता है। तो ये हिंदी भले मेरी हिंदी जैसी नहीं है, लेकिन ये नया वे ऑफ टेलिंग था। नए, तो हम सारे लोग जो थे, उनकी बेचैनी के लिए एक हमें शब्द चाहिए था, एक नारा चाहिए था, हमें हमें हमारा साडा हक चाहिए था। तो दिल्ली बुक फेयर बहुत बड़ा होता है, लाखों लोग वहाँ आते हैं। तो हम लोगों ने क्या की चालाकी है कि वहाँ पे एक नई वाली हिंदी जो स्टॉल था हिंदियों का, वहाँ पे एक बहुत बड़ा लाल लाल रंग का छपवाया, नई वाली हिंदी, नई वाली हिंदी की किताब। जैसी नई वाली हिंदी आप कहीं पे अनाउंस करते हो, तो ऑटोमेटिकली दो तीन चीजें होती हैं कि क्या कोई पुरानी वाली हिंदी भी है और वो इससे अलग कैसे है। बट नई वाली हिंदी अगर आप देखोगे तो राइटिंग में अलग नहीं है। जो हम पे इल्ज़ाम लगे शुरू में 5 साल लगे समझाने में कि अंग्रेजी के शब्द यूज़ कर देना हिंदी में, वो नई वाली हिंदी नहीं थी। इंग्लिश नई वाली हिंदी नहीं थी। वो नया अप्रोच था कि हम आज की कहानियाँ कहेंगे, आज के तरीके से कहेंगे, और भले वो गाँव की कहानी हो चाहे शहर की कहानी हो। तो वो जो नई वाली हिंदी मूवमेंट, एक तरीके से हमारी ये कोशिश थी कि भाई अब तुम आके हम लेके आए आपके लिए कुछ। अब हम वो पब्लिशर नहीं है हिंदी के जो 500 रुपए की किताब छापेगा और वो किताब लाइब्रेरी में जाएगी, 1000 किताबें 2000 वहाँ छपेंगी, तो राइटर को भी पैसा मिलेगा, जो वहाँ पे अप्रूव कर रहा है लाइब्रेरी में उसको भी मिलेगा। आप देखो ना, पब्लिक, मैं तो यहाँ अमेरिका आया हुआ हूँ, यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी में हजारों लोग जा रहे हैं। मतलब मैं 2-3 जो शहरों के गया, वॉशिंगटन, यहाँ फ्रिस्को गया, हमारे यहाँ लाइब्रेरी के कार्ड कितने लोगों के पास है? अगर आप अभी लेके निकलो, है ही नहीं, है ना? तो लाइब्रेरी में जो किताबें जा रही हैं वो कब्रगाह है किताबों की, वो खत्म हो जाती हैं वहाँ किताबें। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम किताब 1 टू 1 ऑडियंस तक पहुँचाएँगे। तो जो ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए जो हम थकते, हम जो, ये बहुत थकावट वाला प्रोसेस है ना, आप रोज़ हारते हैं इसमें। हम ना हारें, ज उसका जो नारा था, जैसे जब आप गाँव में, जब, अब तो नहीं होता वैसा, जो लोग पहले दुल्हन को उठा के ले जाते थे ना, तो कोई ना कोई बोल रहे होते थे लाइन, हैया हो करके। हैया हो में ताकत थोड़ी ना थी कि उससे ताकत आ जाएगी, बट वो डिस्ट्रैक्ट करके उनका नारा था जिससे उनको ताकत वो लेते थे। तो नई वाली हिंदी हमारी वही ताकत है कि हम हैं, आपके लिए हैं,
आप आइए। और इंसिडेंटली सभी लोगों ने, जो नए पाठक हैं या पुराने पाठक हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से लिया। मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल जो एक मोमेंट था, बनारस में मैं घाट पे था और वहाँ पे किताब की दुकान है, तो वहाँ पे एक लड़की आई और मैं अभी कोने में किताबें देख रहा था, उसने लड़की ने दुकानदार से पूछा कि भैया हमें नई वाली हिंदी की किताबें कहाँ हैं इस दुकान में। तो वो, हम्म, जबकि वो तो मेरे को नहीं जान रही है। तो आई थिंक वो हिंदी कुछ नहीं बदली है, बस वो अप्रोच है कि ये आपके लिए है किताबें। अगर आप देखोगे कवर के डिजाइन भी, उसका अप्रोच, वरना पुराने वो हंस की तरीके से कवर आते थे, एक वो एब्स्ट्रैक्ट चीज है भाई। किताब जो लिख रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट आदमी नहीं है ना, क्योंकि हम जिन राइटर्स को जानते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एब्स्ट्रैक्ट चीजें लिख रहे थे, शाम को शराब पी के वो वही बातें कर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा उलझे हुए हैं उस दुनिया में। तो तो वो उन्होंने इमेज को ब्रेक कर दिया हमने एक राइटर की, जो हमें, इसीलिए अगर आप देखोगे जो हमें जो थोड़ा बहुत प्यार मिला, वो चाहे नीलोत्पल को या मुझे या हिंदियों की किताबों को, उसके पीछे का डीप डाउन आप उसको ब्रेक करोगे, तो वो सारे लोग जो हमें पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ना, हम उनके घर के कोई मेंबर हैं। वो देखते हैं कि हमारे मोहल्ले का एक लड़का जो राइटिंग से आइडेंटिटी बना सकता है, हमारे मोहल्ले का, मेरे ऑफिस का वो कलीग जो राइटिंग से कोई आइडेंटिटी बना सकता है, पहचान बना सकता है, कहीं चार जगह पहुंच सकता है। उनको बहुत अश्योरेंस है। जैसे इरफान साहब थे फिल्मों में, तो इरफान साहब, अगर आप देखोगे इरफान साहब का करियर, तो इरफान साहब जैसा एक्टर, उस समय की जो सबसे बड़ी हीरोइन थी दीपिका पादुकोण, उसके साथ काम कर पाया। आप एक मिनट के लिए अब इस टाइम को देखिए, हमारे टाइम का कोई वैसा जो आर्ट की दुनिया से थोड़ा आता है, कोई भी एक्टर ऐसा है जो किसी इस समय की बड़ी हीरोइन के साथ काम कर पाएगा? आप ये चीज़ रियलाइज तब करते हो जब इरफान साहब नहीं रहते हैं, कि उन्होंने कितना बड़ा एक लाइन खींच दी है। अब आपको नेक्स्ट आने के लिए फिर बड़ी एक और लाइन चाहिए, ऐसा। बिल्कुल। और इरफान साहब ने तो शुरुआत की थी चंद्रकांता में एक अय्यार। चंद्रकांता अय्यार, यस। हम्म, वो बंद हो वो गया था ना, मुझे एक उन्होंने अभी, इंटरव्यू में बोला हाँ है ना, वो रोल बंद हो गया था, तो वो बाद में हाँ। पॉपुलर हो गया वो, तो फिर उनको दोबारा बुलाना पड़ा उसका भाई बना के। अच्छा। ओह हाँ करेक्ट। तो बहुत आपने दिलचस्प बात की दिव, और मैं ये सोच रहा था हम लोग नॉन फिक्शन में किस तरीके से सोचे इससे। तो मैं सबसे पहले तो आप जो कह रहे थे कि मॉडर्न हिंदी या नई वाली हिंदी में, मुझे भी यही लगा कि सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि आज की कहानियां कह रहे हैं और बहुत ही मॉडर्न विचार भी हैं। जैसे इब्ने बतूती में एक कहानी है जिसमें एक लड़का अपनी माँ की शादी के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थी, हिंदी में, तो मुझे तो बहुत दिलचस्प लगी। लेकिन हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे नॉन फिक्शन या जो टेक्निकल वोकेबलरी है हिंदी की, कभी कभी सीमित लगती है, क्योंकि उसमें बातें ही नहीं होती। हम लोग वो मतलब बाउंड्रीज पुश ही नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने कोशिश की है कभी क्वांटम कंप्यूटिंग हिंदी में बात करने अरे की, वाह। तो हमें हमें उसके इतने शब्द पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि डायग्लोसिया से बाहर आने का यही तरीका है कि आप कोशिश करते रहो, कुछ नए इडियम्स मिलेंगे, कुछ नए मुहावरे मिलेंगे, और उसे जोड़ के हम लोग एक वोकेबलरी बनाएंगे। तो और मुझे थोड़ी बहुत मैंड्रिन आती है। मैंड्रिन में सब कुछ आप मैंड्रिन में बोल सकते हो। आप सेमीकंडक्टर पे किताब लिख सकते हो मैंड्रिन में। आपको हिंदी में आपको इंग्लिश में बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी सभी भाषाओं में, चाहे कन्नड़ा हो, मराठी हो, सब में ये लगता है मुझे कि हम लोग हमारी ये टेक्निकल वोकेबलरी से कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे उबरने का कोई तरीका है क्या, आपने सोचा बट है? मुझे ऐसा लगता है ना, मैं पर्सनली आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है ना, ये कोशिश होनी ज़रूर चाहिए, लेकिन इसको लेके ना हमें जड़ नहीं हो जाना चाहिए। उसके वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि ना देखिए, अब अगर मैं, जैसे मैंने तो साइंस हिंदी में पढ़ी है 12th तक, ठीक है, हम्म, हम्म, उसका कोई एडवांटेज नहीं हुआ मुझे मुझे हुआ। मान लीजिए मैंने हिंदी में पढ़ भी ली, तो एक हम्म, पॉइंट क्या आएगा, ग्रेजुएशन में फिर मुझे को अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। चलो 5 यूनिवर्सिटी हैं इस देश में जो हिंदी में बीएससी करा रही, उस बीएससी के बाद में जब मैं रिसर्च के लिए जाऊंगा तो फिर मेरी हालत खराब होगी। तो मैं एक अंधे कुएं में चलता चला जाऊंगा, जो मुझे लगता है वर्सेस हम्म, होना ये चाहिए, अगर उसको करना है, कि जो पॉपुलर टर्म्स हैं, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो हम्म, चाहे रॉकेट साइंस हम्म, हो, उसको हम उठा लें, है ना। वो ज़्यादा अच्छा अप्रोच और ज़्यादा इंक्लूसिव अप्रोच होगा, वर्सेस कि हम दो लेवल पे काम करेंगे। एक तो क्योंकि होगा क्या ना, साइंस की भाषा जब आप बनाएंगे या जब भी फिलोसफी की भाषा बनाएंगे ना, तो जो लोग बना रहे होंगे ना, वो लोग होंगे प्रोफेसर लोग, वो कमरे में बैठ के बनाएंगे, और भाषाएं हाँ, बनती हैं चाय की दुकान पे। तो हाँ, वो आप फंसते चले जाएंगे वहाँ पे। जैसे मुझे यही दुख है कि अगर जैसे मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी, क्योंकि जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे 12th तक के,
वो मतलब उसकी तो 2 वजह थी, एक तो केमिस्ट्री वजह थी, दूसरी उस ट्यूशन में लड़कियां आती थी तो उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप पढ़ने में ठीक हो गए, और वो रोज सुनते थे पहले पढ़ाने से पहले, तो हमने रटा भी बहुत। लेकिन ना वो पढ़ाते थे अंग्रेजी में कई सारी चीज़ें, जैसे हिंदी में जो मुझे केमिस्ट्री अच्छी थी बाकी सारे लोगों से उसमें, कि भले वो हिंदी मीडियम में हम थे, लेकिन जैसे H2SO4 का जो फॉर्मूले से जो चेंज होता है ना, वो बहुत हिंदी में नहीं जाते थे। वो हमेशा हमें बोलते थे कि तुम पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, और वो समझा के उन्होंने हमें अच्छे से करा दिया। लेकिन एट द सेम टाइम जो बाकी हमारे क्लास के जो बाकी लोग जो हमारे ही क्लास के टीचर से पढ़ने जाते थे ट्यूशन, वो उनका अप्रोच था बिल्कुल हिंदी मीडियम वाला, उसका नुकसान ही हुआ इवेंचुअली, है ना। अल्टीमेटली तो केमिस्ट्री काम की चीज़ है ना, हिंदी में पढ़े या चाहे मैडर्न में पढ़े वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बात ये कि हम पहुंच जाए। बिल्कुल तो मुझे लगता है वो अप्रोच वैसा लेना चाहिए, हमें भाषा को ले लेना चाहिए, और हिंदी अपने आप में इतना कमाल का उसका सिंटेक्स है कि आप कुछ भी ले सकते हो, तो भले वो इंग्लिश सुनने में बुरा लगे, बट या जैसे अभी तमिल में या तेलुगु में उसको तमिल वाले को तिंग्लिश बोलते हैं, जैसे हाँ, है ना कंग्लिश बोलते हैं, हाँ कन्नड़ा हाँ, तो वैसा इंग्लिश को। करके, हाँ। तो मुझे लगता है कि वो इंग्लिश हो या वो केवल इंग्लिश नहीं है, जैसे इंग्लिश भी जब आप उधार लेते हैं तो केवल इंग्लिश नहीं है ना, वो दुनिया भर के शब्द वो लेके आ रही है, तो हमें हाँ। वो उसको खोल देना चाहिए, इसमें हम फंस जाएंगे बहुत बुरा, क्योंकि कुछ हाँ। होगा नहीं उन बच्चों का जो पढ़ेंगे। आप को जो अगर साइंस सीखने का प्रेशर है तो आप साइंस कर लें, भाषा का ना लें, है ना। एक तो वैसे इस देश में इतना माहौल खराब है कि आप अगर एमबीए कर लें और आपका रिसर्च का मन है तो एमबीए की फीस ही इतनी ज़्यादा है कि पहले तो आप 3 साल नौकरी करेंगे, ये इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट क्या होगा, आप आईएम से पढ़ के भी आप अल्ले से या तो घर पे इतना पैसा हो, तो फिर घर में ही अगर हाँ। पैसा है नहीं। तो फिर वो है, फंस जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। और हमारा भी अभी तक अप्रोच यही रहा है कि हम लोग किसी भी एक टेक्नोलॉजिकल टर्म को की परिभाषा हिंदी में दे हाँ देते हैं कि हाँ मोटा मोटा हाँ किस तरीके, और फिर हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग को क्वांटम कंप्यूटिंग ही बोलते हैं वरना वो उस तो। करेक्ट करेक्ट, वरना वो हाँ। मजाक हो और जाएगा। वो ऐसा है हाँ, कि बिल्कुल। जैसे जो नहीं आते हैं जो हिंदी दिवस पे जोक आते हैं हाँ। कि, तो वो भी वही करने की जरूरत नहीं है। लोहपथ गामिनी हाँ वगैरह बनाने की कोई जरूरत जरूरत नहीं नहीं है, है, वो ट्रेन एक्चुअली समझ जो में वो आते करता है और जो नहीं। उसको यूज भी करता है वो भी एक तरीके से नुकसान ही कर रहा है हिंदी हाँ। का। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हिंदी में इस तरह की चर्चा करना बहुत जरूरी है, हाँ क्योंकि कई बार हमारे श्रोता ऐसे होते हैं जो शायद वो मतलब वो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा अगर हम लोग हिंदी में नहीं बात करते, तो वो शायद हाँ तो उस तरीके से शायद कुछ एक नहीं नहीं, वो मिडल लाना ग्राउंड चाहिए, ढूंढने की नहीं, और वो जरूरत है। हमेशा ना आप पुशिंग द बाउंड्रीज जो होता है ना, जैसे पोनियन सेल्वन में ही ना एक जगह वो जो ऐश्वर्या जी जो नंदनी करके कैरेक्टर था ना, वो अंगूठी हम्म। की कुछ बातें अंगूठी देता है वो उसको, तो वहां पे ना जब हम कर रहे थे तो जो तमिल में वर्ड है वो मौद्रियम करके कुछ है, मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन तब मुझे ध्यान आया कि यार हमारे पास भी तो मुद्रिका एक शब्द है ना। बिल्कुल। या जैसे जासूस था, हम बोलते हैं ना कि ये जासूस है, तो हमारे पास गुप्तचर जैसा शब्द है ना। जैसे वो प्रसून जोशी पाठशाला ले आए, है ना, मस्ती की पाठशाला, मस्ती जो की कि बहुत भाषा हमारे, तो वो हमें करना चाहिए, वो हमें, क्योंकि हिंदी में कई सारे जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इनका साउंड इतना मजेदार है, जैसे हिंदी में जो भोजपुरी में खास करके हमारे यहाँ जो जो डेरोगेटरी टर्म्स हैं, जैसे वो बहुत ही सुंदर है ना, उनका साउंड आपको लगेगा नहीं कि आपको कुछ बुरा बोल रहा है कोई, है ना। जैसे एक वो बड़ा हमारे यहाँ मेरी वाइफ को भोजपुरी आती है, और तो वहाँ पे ना जैसे कोई बहुत खा रहा है तो ना उसको बोलते हैं कि जैसे कोई बहुत खाता है तो प्लेट अगर रखो तो उसको बोलो कि भचला भचला, है ना। अब वो बचला भचला मतलब ऐसा है कि जैसे हिंदी में भी बोलेंगे अरे पेल दो, ऐसा है जो भी है वो उसको हम अलग से है, बट भचना अपने आप में इतना सुंदर शब्द है, मतलब मुझे तो बड़ा सही लगा था, तो कि ये ऐसे, तो वो हम ना वो सब अगर पिक कर पाएंगे तो वो बहुत सुंदर बन जाएगी चीज़, और आपके यूज़ करने के ऊपर होता है, तो कि कैसे आप उसको इस्टेब्लिश करते हैं और किस फॉर्म में तो करें। बिल्कुल, क्योंकि आपने बात कही पिक करने की अलग अलग भाषाओं से, तो ये हिंदी उर्दू विवाद जो चलते रहता है उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आप तो बोलते हैं कि आप हिंदुस्तानी में लिखते हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता है आप क्या सोचते हैं, लेकिन आपको किस तरीके के रिएक्शंस मिले हैं इसके ऊपर, और क्या रहा है इसके ऊपर आपका विचार? कोई विवाद देखिए है नहीं, मैं जो लोग भी ये मानते हैं ना कि उर्दू अलग है और हिंदी अलग है, ये बात ही गलत है ना। अगर आप देखोगे डीप डाउन पीछे जाके ना, हिंदी बहुत नई है, जो हम जिस हिंदी में हम बात कर रहे हैं ना, ये 150 साल पुरानी है केवल, है ना। तो वो जो भाषा थी हिंदुस्तानी, और वो भी बनी क्यों उर्दू, क्योंकि वो कबीले में जब लोग चलते थे पहले, तो उनको एक ऐसे लोगों की एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ी जिससे वो हर जगह कम्युनिकेट कर पाए, तो मिलते 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 वो बना। अगर आप देखोगे ना
मैं बीच में मैंने कोशिश की उर्दू सीखने की, ठीक है? उर्दू सीखने का मतलब क्या होता है ये मुझे तब पता चला। मैंने एक हमारे दोस्त हैं वो सिखाते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। मैंने कहा चलो अब ये, और आजकल वो रेख्ता वगैरह वालों पे एक आप पे प्रेशर भी आ जाता है कि थोड़ा आप भी सजा के बोलें, है ना? आप थोड़ा-सा आप करेंगे, थोड़ा आप अलग लगेंगे ना शायर टाइप। हालाँकि अब मेरी उम्र नहीं रही वैसी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप शाइस्तगी से एक बात कह दें और फिर शाइस्तगी का मतलब समझाएँ कि भई, अब जैसे मैं बड़ा रैंडमली बोलूँगा कि अरे वो पहले जैसी शाइस्तगी नहीं रही लोगों में, तो एकदम से लगेगा भाई कुछ ऐसी बात है जो हम मिस कर रहे हैं। अब पहले जैसे स्टाइल नहीं रह गया है, सिंपल बात। तो मुझे लगा कि हम भी शाइस्तगी में एक आध लोगों को गिरा लें इंटेलेक्चुअली। जब मैंने वो क्लास लेना शुरू किया, 1-2 क्लास लिया, और तो मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि मुझे हिंदी आती है, जैसे मैं जो लिखता हूँ ये। उर्दू जो है वो केवल जो हम बोल रहे हैं उसको लिखने की लिपि अलग है। वहाँ पे अलिफ बे पे ते में लिखना है, हमें क ख ग घ में लिखना है। बट अगर डीप डाउन कोर में जाएंगे तो दोनों भाषाएं अलग हैं ही नहीं। और ये टेक्स्ट इसके जो पुराने हैं वो 2019 1000 ईस्वी, मतलब जब चोल साम्राज्य था, तो वहाँ पे भी वो टेक्स्ट मिल जाएंगे उस तरीके के, जब ये बन रही थी। क्योंकि हिंदी तो जैसी बनी है अब जाके बनी है ना, ऐसी जो रोज इवॉल्व हो रही है, जिसको खड़ी बोली बोलते हैं। अब पता नहीं आप लोगों को आइडिया है कि नहीं। खड़ी बोली का कॉन्सेप्ट ये था कि जो व्यवस्था के अगेंस्ट खड़ी है, जो अच्छा, ये नहीं रिवोल्ट, मुझे जो पता था। रिवोल्ट की भाषा है, खड़ी भाषा है। ओह, अदरवाइज आप अच्छा। देखेंगे ना, हिंदी ने एक नुकसान भी हम ये किया है ना कि हम भोजपुरी को और अवधी को खा गई ना वो। जैसे वो बॉलीवुड की बिल्कुल। तरीके से है कि जो अच्छा म्यूजिक बन रहा है वो ले आते हैं फिल्म में, जो अच्छी चीज हो रही है वो फिल्म में ले आएंगे खींच के। तो उसका ये भी हुआ ऐसा। बट चूंकि बाय डिजाइन हमें एक चीज चाहिए थी, अंग्रेजी जैसी जो ग्लोबली कम्युनिकेट कर पाए, और वैसा वो पॉपुलर भी हुई क्योंकि वो आसान थी, इसलिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये, इनफैक्ट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी ने सवाल पूछा था, मेरे जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से दोनों भाषाएं अलग नहीं है, उनका लिखने का तरीका अलग है। तो ये वो बात ज़रूर है कि वो शब्द जैसे पाकिस्तान में जो पंजाबी बोली जाती है और पंजाब में जो पंजाबी बोली जाती है वो एक है, अलग नहीं है ना? मतलब तो इसलिए वो शायद हम वो, चूंकि भाषा अपने आप में बहुत बड़ा पॉलिटिकल टूल भी रहा इस देश में और रहेगा, आई एम श्योर फ्यूचर में भी। इस वजह से उसके जो आफ्टर इफेक्ट है, और अगर मेरे को अब ये बात अपनी जानकारी से पता है कि जो जर्नलिस्ट लोग अखबार में लिख रहे हैं या जो ब्लॉग लिख रहे हैं या जो न्यूज़ में लिख रहे हैं, उनकी भी अपनी बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए वो अपने जो क्लोजेस्ट बायस होता है उसको पकड़ के कई बार लिख देते हैं। बट जैसे आप टेक्स्ट में जाओगे तो आप एक ही पाओगे इसको, और डीपर लेवल पे। तो विवाद नहीं, आज से विवाद ये अच्छा, खत्म कर सकते हैं हम। जैसे प्रेमचंद के लिए तो फेमस है, प्रेमचंद तो लिखते उर्दू लिपि में थे पर उनको हिंदी का ही सबसे बड़ा लेखक माना जाता है। हाँ, अरे तो आप दिलीप साहब उर्दू में टेक वो पढ़ते थे, पहले डायलॉग जो पढ़े जाते थे वो उर्दू में पढ़ते थे लोग। प्राण साहब, दिलीप साहब, बहुत लोग उर्दू में वो पढ़ते थे। वो क्योंकि वो केवल टेक्स्ट है ना, उर्दू केवल बिल्कुल, उस लिपि तो फॉर्म कुछ में भी हो सकती है। कुछ हाँ, भी हो सकती लिपि है। तो इनफैक्ट कुछ। उस पे बहुत अच्छा ना राही मासूम रजा ने बहुत रिसर्च की थी इस पे, और उन्होंने वो तिलिस्मे होशरुबा जो किताब है जो इसकी, इनफैक्ट जब मैं बीच में रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि जो तिलिस्मे होशरुबा जो 1000 नाइट्स वाली जो कहानी, अरेबियन नाइट्स और ये वो, तो इन सब की जो माँ और बाप किताब है वो है तिलिस्मे होशरुबा। और तिलिस्मे होशरुबा से भी अच्छा, एक पहले एक चीज उसी समय में रिटन टेक्स्ट है 9th सेंचुरी का, कश्मीरी किसी व्यक्ति ने लिखा था संस्कृत में, वो है कथा सरित सागर। तो वो तीन अच्छा, चार वॉल्यूम मेरे को मिल गई, वो किताब रेयर किताब है, तो मुझे उसका एक वर्जन बनारस में पिछले साल मिला, जो मैंने अभी पढ़ा नहीं है लेकिन ला के रख लिया है, क्योंकि मैंने वो जो तालिब साहब हैं फूल्ड बाय रैंडमनेस वाले, उनकी एक कोट पढ़ ली थी कि ऑल द अनरेड बुक्स इन योर लाइब्रेरी इज योर पोटेंशियल नॉलेज। तो मैं ज़्यादा वो भरता रहता हूँ चीज़ें कि ऐसा है। बढ़िया। बट एज सच नहीं, आई थिंक वो बहुत, चूंकि अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स का डिज़ाइन ऐसा है कि अगर वो ना करें तो वो खेल बढ़ेगा नहीं, इसलिए ऐसी चीज़ है। अगर आप देखोगे डीप डाउन में किसी को भी आप इंडिविजुअली जान जाओ ना तो कुछ अलग थोड़ी ना है पूरी दुनिया में। हम जानते नहीं, हम दूर से देखते हैं इसलिए वो अलग लगता है, ऐसा है। बट ये हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी। मतलब ऐसा और सच है नहीं, ऐसा सच हो सकता था। तो आगे मैं एक और बात पूछना चाहता इसी विषय पे कि क्योंकि जैसे हम लोग तो बैंगलोर में हैं, तो हम लोग मतलब हिंदी की ये मुख्य धारा से थोड़े कटे हुए से हैं, तो कभी कभी राजस्थान पत्रिका पढ़ लेते थे, या फिर उसके अलावा तो अखबार भी नहीं है। तो
अभी के हिंदी के जो पब्लिशिंग इकोसिस्टम जो है और जो राइटिंग इकोसिस्टम है उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, किस तरीके से क्या बदलाव आए हैं पिछले कुछ सालों में, किस तरीके की नई चीजें आ रही हैं, तो मजा आएगा समझ के। तो हिंदी के जो पुराने पब्लिशर्स हैं और मैं वो सारे के सारे लोग जो हैं करीब करीब मतलब क्योंकि कोई भी हर इंसान अच्छा तरीके पूरा तरीके से अच्छा और बुरा नहीं होता है, तो वो सारे लोगों को अगर एक क्लोजेस्ट स्टीरियोटाइप अगर करना हो तो वो स्टीरियोटाइप होंगे 80s की फिल्मों के विलन की तरीके से, जो सफ़ेद कपड़े अच्छा। पहन के वर्सोवा बीच में माल उतर रहा होता था ना, एक सफ़ेद कपड़े में एक आदमी रहता था, ये फाइट डाबर सीन होता सेठ। था, है ना? तो डाबर सेठ। हाँ, डाबर सेठ और इस तरीके के जो लोग हैं, हाँ। और ठकराल, और वो है ना कि 75 लाशों के ऊपर खड़ा ठकराल। तो वो जो थे लोग वो मोर और लेस उस अप्रोच में फंक्शन कर रहे थे, क्योंकि उनको ना नए राइटर्स की या ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी जो आम जनता तक पहुँचे। उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि उनकी एक अपनी लेगेसी थी कि बड़े राइटर्स जो उस समय के हुए जो बहुत बिकते भी थे, उसके बाद उनको वो ज़रूरत धीरे धीरे कम महसूस होने लगी, क्योंकि आपको 95 में प्रेमचंद फ्री हो गए, कॉपीराइट फ्री हो गए, 2016 में मंटो कॉपीराइट फ्री हो गए, ऐसे ऐसे होते रहते थे, वो छपता रहता था। और बाकी भी जो राइटर्स है, ऐसा नहीं है कि जो चाहे कोई भी हो, जो चाहे रेनू हो चाहे वो आते रहते थे और आपको मेहनत नहीं करनी थी, क्योंकि हम चीज़ को जब पवित्र बना देते हैं कि क्लासिक ही पढ़ो, तो फिर बात आपकी लड़ाई हाँ खत्म हो गई ना, फिर तो हाँ खत्म ही हो हाँ गया ना। फिर तो ये वैसे ही है कि अगर आप किसी को बोलो कि भाई रामायण और महाभारत पढ़ लो, फिर तो दुनिया में कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। ये बात सच हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया देखने के बाद, हाँ। इसको देखने के बाद वो भले आप वही डिस्कवर करो, बट आपको जाना तो पड़ेगा ही ना बाहर। तो वो उस अप्रोच में काम कर रहे थे, है ना? और उसमें छोटे मोटे अटेम्प्ट हुए, जैसे मैगजीन जो प्रेमचंद निकालते थे हंस नाम की, वो दोबारा रीवैम्प हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दिल्ली का इकोसिस्टम है आज की डेट में भी जो है, वो इंक्लूसिव नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वहाँ के किसी व्यक्ति को इंटरव्यू करेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है वो ये बोल दे कि दिव्य प्रकाश और नीलोत्पल तो राइटर ही नहीं है ना। वो इसलिए नहीं बोलेंगे ऐसा, या ऐसा होगा क्योंकि वो जो फॉर्म है उसका, कि अगर आप लिटरेचर में देखोगे, बल्कि जो लिखने वाले चूंकि लोग, अगर आप देखोगे ना, प्रोफेशन नहीं बना लिखना इस देश में, तो उसकी जो दिक्कत क्या हुई कि जो बाकी लोग टाइम पास के लिए लिख रहे थे या अब खाली समय में लिख रहे थे, तो वो जब 200 लोग वो मिलते थे या 150 लोग मिलते थे, तो वो हमेशा ये कहते थे कि भाई हमें कुछ बचाना है ना? तो पता चला अब 150 में से अगले साल 120 लोग रह गए, फिर वो कहते थे हमें और बचाना है क्योंकि 30 लोग और कम हो गए। तो उन्होंने उसको आपस में बचाने की कोशिश की, लेकिन करना क्या है वो बात नहीं हुई उसमें। बचेगी कोई कैसे भी चीज़ ना जब वो नई होती रहे। नदी हाँ तभी बचती है ना जब वो नई होती है हर साल। तो वहाँ पे उस अप्रोच में, और वहाँ पे जो पब्लिशर थे जो जिनको कोई पड़ी नहीं थी कि लोग पहुंचे, क्योंकि उनका अपना पैसा और वो चल रहा था एक सिस्टम से। तो यहाँ पे एक डिसरप्शन की ज़रूरत थी, जो फॉर्चुनेटली इस तरीके से नहीं हुआ कि डिसरप्शन करना है, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं था। जैसे मैं अगर किताब लेके जाता तो मेरी किताब कोई और नहीं छापता सिवाय उस नए पब्लिशर के जो शैलेश बना रहे थे। और शैलेश ने भी शुरू कैसे किया, उसको एक ज़रूरत महसूस हुई कि हिंदी में सेल्फ पब्लिशिंग नहीं है, तो हिंदी में कोई कविता छापना चाहे तो उसको बहुत रगड़ना पड़ता है, 10 लोगों से वो करवाए, फिर भी वो छापेंगे, 1.5-2 साल लग जाएगा। तो शैलेश जब आए इसमें तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम पैसे दो, मैं तुम्हारी किताब छापूंगा, और मेरे एक चीज़ की गारंटी लेता हूँ, क्योंकि अंदर के कंटेंट की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जो उसका कवर होगा और जो उसका कागज़ होगा वो बेस्ट ऑफ द क्लास जो हो सकता है वो, ठीक है। तो ऐसे जब वो छपना शुरू हुआ तो उनको समझ में आया कि अरे यार, अब मैं ऐसे इससे तो पैसा बन रहा है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को छापना चाहता हूँ जिन पे मैं बेट ले पाऊँ, जिनकी मैं किताब छापूँ तो वो बिक जाए अपने आप। अभी तो मैं सेफ गेम खेल रहा हूँ। तो उस दौरान उस कड़ी में एक राइटर राजस्थान में एक ब्लॉग लिखते थे, बाड़मेर के, वहाँ के आकाशवाणी में काम करते हैं। वो उनके ब्लॉग बहुत लोग पढ़ते थे, हज़ार हज़ार लोग पढ़ते थे। अगर आप देखोगे ना हिंदी की अभी के राइटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो की कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो सारे वो लोग हैं जब अर्ली टेक्नोलॉजी आई, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके ब्लॉग बनाए। जैसे शैलेश का रिवोल्ट ये था कि वो अपने दोस्त बहुत अच्छे, एक मनीष करके हमारे एडिटर भी हैं, वो बहुत अच्छी कविता लिखते थे, वो गए मैगजीन के ऑफिस में कि सर इनकी कविता छाप दीजिए। तो उन्होंने कहा किसने अप्रूव किया है, किससे लिखवा के लाए हो, रिकमेंडेशन किसका है? तो उन्होंने कहा कोई नहीं। कहते आप कविता पढ़िए, आप देखिए। तो कहा नहीं नहीं नहीं, आप पहले रिकमेंडेशन लेके आओ। ये लोग 2-4 जगह रिकमेंडेशन के लिए गए, तो सबने कहा नहीं बहुत अच्छा लिख रहे हो, अभी कोशिश करो। तो इनको वही लगा कि ये तो बहुत पीठ पैर दबाने पड़ेंगे। तो तभी किसी ने ब्लॉग के बारे में पता चला, तो शैलेश ने क्या किया, एक ब्लॉग बनाया, मेरे कवि मित्र .blogspot.com, ठीक है। उसमें मनीष की कविताएं छापी, और मैजिक यह हुआ कि जैसी कविताएं आपने छापी, उस देश में इस समय देश में हिंदी के ब्लॉगर्स कम थे,
4-5 कमेंट आ गए, तो आपको रिएक्शन आने लगा। उतना तो मैगज़ीन पढ़ के लोग भेज नहीं पाते कमेंट वगैरह, तो वो जादू की तरह लगा इन लोगों को। तो उसकी जो हिंदी की शुरुआत हुई, वो ऐसे ही लोगों को छापने से हुई जो आपको लग रहा था कैपेबल है, लेकिन शायद वो दुनिया में नहीं आए। तो जो किशोर चौधरी करके जो राइटर थे, तो उनकी फिर किताब आई चौराहे पे सीढ़ियाँ 2013 में, 2012 के दिसंबर में, और वो पहली किताब थी जो प्री बुकिंग पे लगी। तो मैंने ही मेल किया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि उससे पहले कोई प्री बुकिंग नहीं करता था, और प्री बुकिंग के लिए मैंने मेल किया एक आध जो बड़े प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इंग्लिश की ही करते हैं। तो मैंने अपनी जितनी मुझे मार्केटिंग आती थी तब तक, 1-2 साल में मार्केटिंग करते हुआ था, मैंने वो मेल बनाया, पीपीटी बनाया और भेजा। तो फिर एक साइट थी इन्फीबीम जो बंद हो गई, उसने पहली बार किताब प्री बुक की, और मुझे याद है कि 147 किताबें प्री बुक हुई थी, जो हिंदी में नया माइलस्टोन इस सेंस में था कि किताब अभी आई नहीं है और पहले से आप किताब खरीद सकते हो। हमें ये विश्वास था कि किशोर जी की अपनी एक फॉलोइंग है 1000 लोगों की जो पढ़ते हैं उनका ब्लॉग, 1000-5000 जो भी है, वो तो लेंगे। तो 147 बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि तब हिंदी का इकोसिस्टम जो पुराना चल रहा था, पैरेलल, जो आप समझ लीजिए सफ़ेद कपड़े में जो डावर साहब हैं, वो लोग क्या सोच रहे थे कि अगर कोई किताब 500 निकल गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, जहाँ पे किताब आने से पहले 150 हम लोगों ने बेच ली। उसके 2 महीने बाद 13 जनवरी को मेरी जब किताब आई, तो टोटल 297 प्री बुकिंग हुई थी। 297 प्री बुकिंग, उससे भी बड़ा चीज़ ये हो गई कि भाई जहाँ साल भर में 500 बिकती हैं, अभी तो किताब आई नहीं और हमने 300 बेच ली, जबकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से जुड़-जुड़ के हम लोग वो डिसरप्शन करते गए। बहुत, आप कवर में देखो, अप्रोच में देखो। इनफैक्ट आप जो बात बोल रहे थे ना कि जो कहानियों के प्लॉट भी है, वो बहुत बड़ा फ़िल्टर है। और मैं इसको ना, एक मजाज साहब का एक शेर है कि ज़माने से आगे तो बढ़िए मजाज, ज़माने को आगे बढ़ाना भी है। मैं बहुत उस अप्रोच में, इब्ने बतूती के एंड में लिखा भी है मैंने, कि मुझे ऐसा लगता है ना, एज़ अ राइटर, एज़ अ क्रिएटर, अगर हम समय के साथ हैं तो हम पीछे हैं। हमें समय को थोड़ा-सा और आगे जाके पकड़ना पड़ेगा, है ना? भले हम गलत पकड़ें, हम 10 बार पकड़ेंगे, 9 बार गलत हो, लेकिन उस रैंडम हवा में फेंकने में वो एक बार सही बैठ जाएगा। तो अगर आप वहाँ पे इकोसिस्टम, अब ये जब डिसरप्शन शुरू हुआ और किताबें बिकना शुरू हुई, तो अब डावर साहब को ये लगा कि ओह! हम तो कुछ मिस कर रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने रिजेक्ट किया उस पूरे सिस्टम ने, और मैं कोई स्पेसिफिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो उसने उस सिस्टम ने रिजेक्ट किया कि अरे ये क्या लिख रहा है? जैसे किट्टी भैया कहानी में किट्टी इंग्लिश में लिखा है। अरे ये तो आजकल के लड़के हैं, ये क्या, ये सब तो बेकार है, हिंदी को बर्बाद कर। तो बहुत दिन तक जो हमारा फर्स्ट कट लड़ाई इस बात पे हुई नहीं कि हम लिख क्या रहे थे, कंटेंट क्या था। हम जैसे लिख रहे थे उस पर लड़ाई हुई। टर्म्स एंड कंडीशन नाम कैसे लिख लिया आपने? जबकि अगर आप प्रेमचंद का भी ओरिजिनल टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, उनका पुराना, तो उनके कई सारे, अज्ञेय का पुराना टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह अंग्रेजी के शब्द आते हैं। उर्दू के जो उस समय कुर्तुलैन हैदर की किताब में कई जगह कोट आते हैं स्टार बना के इंग्लिश के। शेखर एक जीवनी में इंग्लिश के कोट आते हैं। हमने कोई नई चीज़ नहीं की, लेकिन चूंकि लोग पढ़ते कम है, और खास करके जो दुनिया से जुड़े हुए लोग पढ़ते कम है, उनको पता ही नहीं बात। मुझे ये बात, हमें ये बात पता थी। तो हुआ क्या कि जब इधर ये सब चीज़ें हुई तो उनको लगा कि हम मिस कर रहे हैं। तो उस दुनिया ने क्या किया, उसको अब अलग तरीके से अप्रोच किया। उन्होंने अपना एक दुनिया खोली, अलग इम्प्रिंट खोल खोल के सबने ऐसे लोगों की किताबें छापना शुरू की जो उनके हिसाब से सही थे या जहाँ पॉपुलर थे। तो उन्होंने चीज़ भी जो गलत पकड़ी, उन्होंने, जैसे हम लोग तो 10 साल में जहाँ पहुँचे 11 साल में, उन्होंने सोचा कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है? तो आज की डेट में पता चला सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है? अच्छा, रवीश कुमार। अच्छा, तो रवीश कुमार से कहते हैं किताब। अगेन इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। मैं नथिंग अगेंस्ट द बुक और द पर्सन, है ना, या राइटिंग पे, लेकिन दैट्स नॉट द राइट अप्रोच टू टैकल। वो है ही नहीं। आपको नए योद्धा ही तैयार करने पड़ेंगे जो लड़ेंगे। आप अगेन एस्टैब्लिश लोग, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद नहीं लिखी ना उन्होंने किताब, कोई फायदा नहीं है। तो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि इस टाइम का, जो अब 2024 है, इस टाइम का जो शायद कोई रस्किन बॉन्ड हो सकता है, वो लड़का कौन है इस टाइम का। इनफैक्ट एक और माइंडसेट इशू मैं बता रहा हूँ, जो कि डिटेल में जवाब दे रहा हूँ, कि जब आई किताब तो हम पहले दिन से, हम लोगों को, शैलेश को एक क्लैरिटी थी कि हम हिंदी के सबसे ज्यादा किसी भी बिकने वाले राइटर से हमारा कॉम्पिटिशन नहीं। हम उस समय लड़ रहे थे अमीश त्रिपाठी से, चेतन भगत से, कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हमें वो अचीव करना है ना। तो हम भले वो नंबर अचीव कर पाए इवेंचुअली या नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट बहुत अलग था, है ना। तो अगर सेम समय में ये लोग जो इंग्लिश वाले राइटर्स थे वो कॉम्पीट कर रहे थे वीडियो गेम से, अब हम सारे लोग कम्पीट कर रहे हैं प्राइम वीडियो से, नेटफ्लिक्स से, यूट्यूब से। हमारा कंपटीशन किताबें थोड़ी ना है, ये सब है, पॉडकास्ट है कि हम कैसे वो करें। तो पॉडकास्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री है, हाँ, पॉडकास्ट की वजह से किताबें किताबें हुई। बिकते नहीं, लेकिन विदाउट।
तो डीपी लेकिन नंबर के बारे में बताइए, जैसे मतलब कोई हिंदी की किताबें चेतन भगत की किताबों से कंपेयर होती हैं संख्या में? नहीं, तो हम लोग को शुरू में क्या हुआ, एक ज़्यादती हमारे साथ ही हुई। उस दिन जब आप आए थे स्टोरी टेलिंग में, तो आलोक भी आए हुए थे, योर स्टोरी में लिखते थे आलोक, पहले आलोक सोनी। हाँ। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि चेतन भगत ऑफ हिंदी। अब हुआ क्या कि योर स्टोरी पॉपुलर था, तो आपको अब लिट फेस्ट वाला जो आपको इनवाइट करता है, तो वो हमेशा ना रेफरेंस में वही 5 आर्टिकल खुलते थे शुरू में। तो ठीक। आपको यही हो गया कि आप हिंदी के चेतन भगत हैं, जो चेतन कि भगत। किसी भी तरीके से मतलब मेरी राइटिंग या अप्रोच में वो नहीं था। इनफैक्ट एक दिन वो बिल्कुल। हाँ चेतन हाँ। भगत एक दिन बैंगलोर वहाँ दिखे भी मेरे को बैंड्रा में, तो मेरे दोस्त ने कहा कि जाओ तुम अंग्रेजी के चेतन भगत के साथ फोटो खिंचवा लो। अंग्रेजी के डीपी से तो फोटो खिंचा तो लो बट ऐसा। जो नंबर्स थे अभी भी, जैसे अगर आप नीलोत्पल का देखोगे, तो उसकी एक बुक जो डार्क हॉर्स है, वो जो वैलिड कॉपीज हैं, जो ओरिजिनल कॉपीज हैं, वो बिकी होंगी 5-10 लाख। बट जो अच्छा। पायरेटेड है वो भी इतनी बिकी है, उसकी बहुत पायरेट होती है। वाह। आप मंगाओगे कुछ एक साइट पे। हम लोगों के भी जो नंबर्स क्रॉस किए 1.5 लाख 2 लाख, वो बहुत रेयर घटना है। जैसे ना कि जब मैं आपको एक बहुत छोटी सी, अभी इतना इंटरेस्टिंग टाइम में हम लोग हैं, अभी फरवरी या मार्च की बात है। मैं किसी काम से दिल्ली गया था और मैं बहुत, मुझे शाम को फ्लाइट थी, तो कहीं पे मैंने चेक इन किया नहीं था, तो मैं गया, दिन में मैं खाली था, मैं अपने पब्लिशर के यहाँ गया, और हम लोग अब रील से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना कई बार। तो रैंडमली ऐसे ही मेरा मूड आया, मैं खा के चाय पी के खाली खड़ा था, तो वहाँ पे जो मीडिया वाला बंदा, तो मैंने उसको बुलाया और एक रील मैंने बनाई कि अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को देने के लिए 3 किताबें। उसमें 2 किताबें तो अपनी बताई, मुसाफिर कैफे और अक्टूबर जंक्शन। तीसरी किताब मैंने बताई मनोहर श्याम जोशी की कसम। और जैसे ही वो रील डली उस दिन, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, उसका जो टैगलाइन थी, जो उसका कवर इमेज थी, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को देने के लिए 3 किताबें, उसके नीचे सैकड़ों कमेंट ही आने लगे कि गर्लफ्रेंड बनाने की तो बुक बता दीजिए, बॉयफ्रेंड बनाने की भी तो बुक बता दीजिए। एंड दैट रील वेंट वायरल। उस दिन से वो तीनों किताबें, कसब जब से अमेजोन आया होगा, जब से होगा, उसकी रैंक कभी अंडर 50 नहीं गई थी। मेरी जब किताब आई थी, तब उनकी रैंक एक दो बार कुछ दिन के लिए अंडर 50 गई होगी। ये तीनों किताबें अंडर 50 रही बहुत दिनों तक। और अगर अंडर 50 आपकी किताब रहती है, वो तब से लेके अभी तक, वो किताबें केवल उस रील की वजह से 25-25 हजार बिक चुकी हैं। जैसा कम्युनिकेशन फ्लिप। तो आई थिंक हम लोग को नेक्स्ट लेवल जो पोटेंशियल है इस दुनिया में, है ना, हम लोग जो पहले जो स्ट्रगल कर रहे थे कि हम कैसे पहुंचे, आई थिंक हमारे पास अब बहुत मीडियम ऐसे हैं कि हम पहुंच सकते हैं। हमें ना पेपर में छपने की और वहाँ के रिव्यू की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को भी ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है, बहुत, इससे ये इनफैक्ट 2013 में ये नहीं था, 2017, 18, 19, 20 में भी नहीं था। अब ये टाइम है कि जहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो जहाँ सकता है। पे जहाँ पे राइटर खुद अपने ऑडियंस से कनेक्ट हो गया है, हाँ इंटरमीडियरी नहीं बचा है, हाँ पब्लिशर एक बस हाँ मतलब साधन रह गया कि प्रिंट प्रिंट कर दिया करो मेरे लिए। वो गेट कीपिंग खत्म हो गई है हाँ, पब्लिशर वो की। भी है एक तो, लेकिन अभी भी ये बावजूद इसके ना, अभी भी ना जो बहुत पब्लिकेशन हाउस है बहुत क्लोज्ड है अभी भी। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ अच्छा हो गया। अभी भी अगर आपने किताब लिखी, आप लेके जाओगे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसको बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़े, है ना। मेरे केस में तो शायद मेरी बात और वो सब चीज़ एक सही समय पे बैठ रही थी, एक बेसिक भाषा की समझ थी कि मैं ये भाषा क्रिएट कर रहा हूँ अपने हिसाब से। अगर आप देखोगे, जो भी बड़े राइटर्स हुए हैं किसी भी भाषा में, उन्होंने ना भाषा के, कहानी और प्लॉट एक चीज़ है, बट उन्होंने ना हमेशा भाषा के लेवल पे कुछ नया किया होगा। चाहे चाहे क्योंकि प्लॉट वो तो गिवन है कि कहानी और वो सब तो कनेक्ट होना ही चाहिए, बट आप देखोगे उनका, आप जब भी पढ़ोगे ना वो टेक्स्ट, आपको कोई पेज फाड़ के भी दे दे, आप समझ जाओगे कि उस राइटर का है। कोई भी दुनिया में किसी भी भाषा में वो करते हैं। तो अभी भी जैसे बहुत स्कोप है हिंदी में ऐसे पब्लिकेशन हाउस का जो और नए लोगों को मौका दे पाए, क्योंकि चैलेंज ये हो गया है ना कि अब बहुत चीज़ें वायरल होती हैं डेली। पता चला आपकी एक पोएम वायरल हो गई तो आपको लगने लगा आप राइटर हो गए, जबकि मैं मजाक में ऐसे ही बोलता हूँ कि गुलजार साहब की जो, मैं आप पुरानी भी इमेज याद करेंगे ना, जो सबसे पुरानी इमेज आपको याद आएगी, उसमें भी उनके बाल सफ़ेद होंगे। तो और जबकि उन्होंने पूरी लाइफ दे दी इस मीडियम को, बच्चों की किताबों से लेके फिल्मों से लेके उसको। तो जब गुलजार साहब जैसे टैलेंटेड आदमी को, जो आज भी 4 घंटे रोज बैठ के लिखते हैं, उनको इतना टाइम लगा, तो हम लोग कौन है? बिल्कुल।
नहीं, और इसका एक दूसरा पहलू मैंने ये भी देखा है कि जैसे जो बाकी अंग्रेजी में प्रकाशक हैं, उन लोगों के मन में हमेशा ऐसे रहता है कि यार ये हिंदी वाले लोग है ना, वो सिर्फ जैसे युवल नोआ हरारी की ट्रांसलेटेड किताब पढ़ लेंगे हिंदी में, लेकिन उनको और कुछ नई चीज नहीं पढ़नी है। हाँ। तो पता नहीं ये धारणा कैसे आती है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि हिंदी में रीडिंग भी काफी होगी, 70-80 हजार की बेस्ट सेलर होगी, तो फिर भी ये धारणा क्यों है, मैं कभी नहीं समझ नहीं, पाया। लेकिन ये जो था ना, ये जो बात है, अभी अगर आप देखेंगे जो इंग्लिश के भी बड़े पब्लिशर्स हैं, वो सारे लोग बस एक ही चीज़ गड़बड़ वो सारे लोग जो कर रहे हैं, क्योंकि जब होता क्या है ना कि जब आप नौकरी करते हो उस दुनिया में ना, तो आप क्विक सॉल्यूशंस में चक्कर में पड़ते हो, क्योंकि आपको तो रोज टारगेट पूछा जाता है। तो अंग्रेजी जो पब्लिशिंग है वो क्योंकि कॉर्पोरेट वर्जन है ना, वो इंडिविजुअल नहीं है। जैसे जो उसमें एक ही इंडिविजुअल हाउस था जो बाद में अभी प्रतिलिपि ने खरीद लिया वेस्टलैंड को। अगर आप देखो कि डीप डाउन जो सारे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जब कॉर्पोरेट हाउसेज में जो लोग नौकरी करते हैं तो वो ये एफर्ट नहीं लेना चाहते कि वो नर्चर करें किसी को 2-3 साल, क्योंकि उनको तो उनका क्वार्टर खड़ा है ना सामने, कि इस क्वार्टर में कितने लोगों को तुमने वो किया। तो अंग्रेजी में जो है अप्रोच, वो हमेशा क्या हो रहा है, फिर वो उल्टी अप्रोच में चलने की, जो यहाँ पे अब पॉपुलर है तो वो उसको तो अप्रोच करेंगे, लेकिन कोई बहुत अच्छा राइटर तक उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा जो शायद उनके लिए वो काम करता है जो गलती से नीलोत्पल ने हिंदियों के लिए किया। एक्चुअली वो अप्रोच का प्रॉब्लम है, वो बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर वो 2-3 साल का समय दें, इसीलिए अगर आप देखोगे जो नेचुरल मीडियम है हिंदी में, वो प्रतिलिपि से लेके जो बाकी जो ऑनलाइन मीडियम है, उसके नए हीरोज उभर रहे हैं। जैसे अगर आप स्टैंड अप को फॉर एक रेफरेंस की तरीके से देखते हैं, इस देश में स्टैंड अप बड़ा हुआ, स्टैंड अप बड़ा होने में 12-15 साल, 16 साल से तो स्टैंड अप हो रहा है इस देश में। अब जाके हाँ। पता चलने लगा है आपको, 16 साल लगे उसको, उसके हीरोज ढूंढने में उसको। वरना एक समय में केवल इंग्लिश में होता था। इंग्लिश में क्यों होता था? क्योंकि वो वेस्ट के कॉन्सेप्ट को इन्होंने यहाँ पे कॉपी किया था। वो जैसे सुनते थे, आप देखोगे शुरू में बहुत गाली भी देते थे, अब धीरे धीरे उससे फ्री होते जा रहे हैं वो लोग, ऐसा ना। तो बट उस इकोसिस्टम में 15-16 साल लगे और कम से कम 50 एक्टिव स्टैंड अप कॉमेडियंस लगे, तब वो इकोसिस्टम बना। सेम हिंदी में भी पूरी दुनिया में ऐसी होती हैं चीज़ें, लेकिन हमारा अप्रोच क्या है कि अच्छा ये चल रहा है यहाँ पे, तो हम सिस्टम नहीं बनाएंगे, हम इसी को ही जितना अंडा मुर्गी का निकाल लेते हैं, वैसा अप्रोच है। आई थिंक वो अप्रोच नेचुरली अगर आप देखोगे स्टोरी टेलिंग में बदल रहा है ये। अब आप कई सारे ऐसे स्टोरी टेलर्स होंगे इस समय इस देश में जो हर हफ्ते, बैंगलोर में वो हर हफ्ते करते हैं, चलो सुनो कहानी करके। दे मे नॉट बी द परफेक्ट पीपल फॉर टेलिंग अ स्टोरी, दे मे नॉट, स्टोरीज भी वैसी नहीं हो कि बहुत आपको टच करें, बट उस पूरे इकोसिस्टम से अगर वो 2-3 साल कर ले गए तो आई एम श्योर बहुत नए लोग निकलेंगे। वो 2-3 साल कर पाए। दिक्कत ये हो जाती है ना, हम लोग इतना इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में चले जाते हैं, और स्पेशली जो बुक राइटिंग और डिफिकल्ट इसलिए भी होती जा रही है ना, क्योंकि हम कोई पोस्ट डालते हैं, उसकी रीच आ जाती है 1-2 मिलियन, या 40 लाइक आ गया, 400 लाइक आ गए, हम लोग उसको ना उससे अपने दिमाग में बनाने लगते हैं कि ओ अच्छा, ये तो हम लोग मैथ्स की तरह जब करते हैं ना, अरे इसने 15 फॉलोअर दे दिए, इसने 150 दे दिए, इसने 400 दे दिए। बट लॉन्ग टर्म गेम किसी भी फील्ड में, मतलब तो मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, मज़ा तब है ना कि जब आप बिना किसी रिजल्ट के वो चीज़ कर पाए, तब है। मतलब घटिया डॉक्टर बनने के लिए भी 10 साल लगता है ना इस देश में, घटिया बनने के लिए, अच्छे की तो बात ही हटा दीजिए। घटिया इंजीनियर बनने के लिए 4-6 साल लग ही जाते हैं ना। वैसा ही है राइटिंग में, ज्यादा ज्ञान हो गया देखिए, सुबह सुबह मेरे, आप लोगों के शाम और मेरे सुबह के हिसाब से। नहीं, बहुत अच्छा। मुझे आपने एक चीज़ जो कही, जो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा-सा आपको और पूछना चाहती हूँ उस पे, कि एक तरीके से आपकी बात बहुत सच है कि सोशल मीडिया आया है और हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स जितने नए-नए आए हैं, एक प्रकार का डेमोक्रेटाइज़ेशन हुआ है, और बहुत लोग जो पहले ये सारे पब्लिशिंग हाउसेस की तरफ जिनके दरवाजे बंद थे, वो सब लोगों के लिए एक नए दरवाजे बने हैं सोशल मीडिया के थ्रू। पर मुझे लगता है कि इवन सोशल मीडिया पे भी एक लिमिटेशन है। काफ़ी बार आप देखोगे कि हर प्लेटफॉर्म का अपना एक एल्गोरिदम होता है, और अगर आप एक क्रिएटर हो जो जेन्युइनली आप एक प्रकार के मीडियम को फॉलो करके कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरह से वो एल्गोरिदम बदलते रहते हैं, पहले इंस्टाग्राम पे विजुअल्स के लिए था, अब वो रील्स आ गए हैं। राइट। तो पहले अगर आप कार्टून बना रहे थे और सडनली अभी वो रील्स आए हैं, तो अब वही कार्टून को अभी आपको कुछ और करके पेश करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं देख रहे हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि हम किसी और के स्लेव बन गए। पहले हम पब्लिशिंग आपने हाउसेस के बहुत स्लेव थे। बहुत ही सही बात ये बोली, इसीलिए मैं अभी तक यूट्यूब पे नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोचा मैं अच्छा। एक गलती से नौकरी जब मैंने छोड़ दी है तो मैं दूसरी नौकरी एल्गोरिथम की क्यों करूँ, है ना। क्योंकि हाँ, एकदम से बोलेंगे शॉर्ट्स बनाओ, फिर एकदम से बोलेंगे 3 मिनट से ज्यादा बनाओ, फिर बोलेंगे लॉन्ग फॉर्मेट हाँ, बनाओ।
बिल्कुल लेकिन एक नचा चीज मैं रहे आपको हैं ऐसा दूसरी लगता बताता है। हूँ, इसका जो जो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब मैं स्टोरी टेलिंग शो करता हूँ, बैंगलोर में तो हम नहीं कर पाए थे बुक साइनिंग बाद में उसके, क्योंकि कुछ कुछ वो कम्युनिकेशन इशू हुआ था। दिल्ली में जब मैं कहानी सुनाता हूँ तो मैं कहानी जैसे मैंने 1.5 घंटे सुनाई, उसके बाद करीब करीब 1.5 घंटे तक मैं किताब भी साइन करता हूँ लोगों की, है ना। उसमें 60 70 80 लोग जितने भी होते हैं वो सब करते हैं। अल्टीमेटली कोर चीज़ क्या है उसमें, कि मैं किताब लिखता हूँ और आपको मेरी कोई बात पसंद है तो आप मेरी किताब तक पहुँच सकते हो, है ना। और इस चीज़ को जो आपने बताया उसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। ऐसे कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने रील से अपना पूरा फॉलोइंग बनाई, ठीक है, और उनकी 1 मिलियन फॉलोइंग है। अभी वो दिल्ली में शो करेंगे, उसमें 70 लोग नहीं आएंगे टिकट खरीद के। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है वो आपने फ्री में बनाया है उसको, है ना। मैंने पिछले 11 साल में, अगर मेरी किसी ने सारी किताबें पढ़ी हैं तो उसने मेरे पे 1500 रुपये से ज़्यादा खर्च किया है, ठीक है, और अपने दिमाग में मेरे साथ वो 30 35 40 घंटे बिता चुका है, ठीक है ना। तो वो जो 40 घंटे बिता चुका है वो कभी एक रील बनाने वाला कंबाइंड भी उतनी रील नहीं बना पाएगा, कर तक पहुंचेगा। और वो हाँ जो आपने जिस लेवल पे कम्युनिकेट किया है उसके लिए आपको समय ही देना पड़ेगा, है ना। रील होने से आपके साथ 40 घंटे नहीं बिता लेगा कोई, है ना। आपको 40 घंटे उसके दिमाग में बिताने के लिए सस्टेनेबल जो पूरा है ना, कि हर समय आप कुछ फीड करते रहे। जैसे गुलजार साहब, रील उन्होंने तो एक भी नहीं बनाई होगी, लेकिन रील पे तो बहुत दिखते हैं वो, है ना। पीयूष मिश्रा तो एक भी रील नहीं बनाते हैं, वो तो है वहाँ पे। अल्टीमेट चीज जो आप कर रहे हैं, मुझे लगता है वो है, ये मीडियम बदलते रहेंगे। इसीलिए जो लोग करते हैं ना, मेरे को बहुत दया भी आती है और वो भी लगता है आप एक तरीके से गुलामी कर रहे हो एल्गोरिथम की, है ना। लेकिन अगर आपके पास उस एल्गोरिथम की गुलामी के बियॉन्ड कोई ऑफरिंग है तो वो बहुत वर्क करेगी। इसीलिए आप देखो दुनिया के सारे यूट्यूबर्स हैं, वो कोर्स बेच रहे हैं। वो यूट्यूब से उतना नहीं कमा रहे हैं, वो कोर्स बेच के कमा रहे हैं, है ना। क्योंकि उनको भी ये समझ में आ गया कि सारा जो नेक्स्ट लेवल है, एक वो जो है ना थ्योरी 1000 फैंस वाली एक थ्योरी है ना, कि अगर आप, 1000 1000 ट्रू ट्रू हाँ, ट्रू फैंस। फैंस वाला, आई थिंक विच इज सो ट्रू, कि आपको जब मैं टिकट के लिए जाता हूँ दिल्ली में तो हम सोचते हैं कि अरे बाप रे कैसे आएंगे 300 लोग। मुझे पूरा दिल्ली थोड़ी ना चाहिए, चाहिए तो 300 लोग ही ना। और 300 लोगों तक मैं क्या कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ किसी भी मीडियम से, वो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। लेकिन आप ये सोचो कि आपने बनाया कि नहीं आपको तो चाहिए 5 मिलियन लोग, वो 5 मिलियन एक्चुअल वो नहीं आएंगे। एक्चुअल इसलिए आपको एक पैरेलल चीज चाहिए कोई फीड करने के लिए, हमेशा वो चाहिए। जो अभी भी कंटेंट क्रिएटर्स, मेरे केस में फॉर्चुनेटली वो किताबें थी कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप 200 रुपये में मेरे साथ 6 घंटे समय बिता सकते हो अपने दिमाग में, है ना। तो हमेशा जो होते हैं, और इसीलिए सबका चैलेंज वही है। इसीलिए आप देखोगे जो स्टैंड अप कॉमेडी में भी 1 2 5 3 फेसेस हटा दो, हर 3 महीने में ना एक नया चेहरा आता है और चला जाता है। सेम अगर आप देखोगे सिंगिंग में भी, अरिजीत सिंह को आप 1 मिनट एक्सेप्शन की तरह हटा दीजिए, आप कोई भी सिंगर 3 साल 4 साल की साइकिल से ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, सेम चीज़। तो वो तो आई थिंक पैटर्न ही है हर इंडस्ट्री का। और वहाँ पे बने रहना, वहाँ पे गुलजार साहब बने रहना या रस्किन बॉन्ड बने रहना शुड बी द, या फिर कुछ अपना आप बन जाए उसमें। लेकिन वो बहुत सही बात है कि आप इसको ना, मैं एक मेरे दोस्त हैं बड़े भाई हैं मनीष शुक्ला करके, बहुत अच्छे शायर हैं और नौकरी भी करते हैं लखनऊ में, बहुत सीनियर है। तो बहुत अच्छी शायरी, मैं उनकी वजह से मैंने दोबारा शायरी पढ़ना शुरू की थी। इनफैक्ट जो स्टोरी टेलिंग में जो पोएम है वो उन्हीं की है, कि जो मैंने उनसे उधार ली है, कि एक कहानी जिसमें शायद सब कुछ तय था पहले से, एक फसाना जिसमें सब कुछ मिलके भी खो जाना था। तो मनीष शुक्ला जी से ना एक बार बड़ी मेरी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई। तो उन्होंने बोला, उन्होंने बोला कि यार ऐसा है ना कि हमें अगर तबला बजाना आता है, ठीक है, और मार्केट में गिटार चल रहा है आजकल, तो हम गिटार थोड़ी ना बजाने लगेंगे, हमें तो तबला ही बजाना आता है ना। तो बट हम लोग क्या होता है कि जब गिटार पे आपने एक स्ट्रम किया और उसकी रीच आने लगी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं अपने दिमाग में कि शायद मेरा तबला ही है। आई थिंक वो बहुत बड़ा चीज है जहाँ पे अपने आप को बचाना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो और आपकी अपनी लिमिटेशन क्या है। जिस दिन हमें वो समझ में आ गया, फंसते हम वहीं पे हैं। क्योंकि जैसे था कि वो जैसे स्टार्टअप भी इस जमाने की नौकरी हो गई है ना, मैं देखता हूँ कॉलेजेस में जाके जब, तो मैं क्या क्या करेंगे स्टार्टअप, स्टार्टअप क्लीशेड हो गया ना अभी। जिसको करना था स्टार्टअप उसने अपने लिए किया था, नकल करके नहीं किया था ना। फंडिंग फंडिंग भी तो पैकेज ही हो गया ना डिस्कशन आजकल एक्सेल शीट पे, ऐसा है। मतलब मैं अग्री नहीं ये करता हूँ। बहुत मतलब हाँ नहीं डीपी आपकी मतलब वैसे आपके बोलने का एक वो भी है कि लगता है कि आपकी बात सुनते रहें
और मेरे ख्याल से थैंक यू। हमारे श्रोता हमसे बहुत नाराज होंगे कि ये एपिसोड खत्म होने वाला है, पर ये मुझे मुझे पहली बार बड़े दुख के साथ एपिसोड खत्म करना पड़ रहा नहीं है हम लोग 6 महीने में करते रहेंगे, बड़ा क्योंकि मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं तो इनफैक्ट बैंगलोर में करना चाह रहा था कि आप लोग, लेकिन मुझे तब नहीं पता था कि आप लोग सब अलग अलग जगहों पे हाँ हैं। हाँ हाँ, ऐसे। हमने इस तरह से इसलिए लो फ्रिक्शन रखा है कि हम कभी लय मिस ना करें। हम अब हाँ हाँ कितने 250 से एपिसोड हुए हैं तो हमने मिस नहीं किए हैं, क्योंकि हमने हमने लो फ्रिक्शन तरह से किया है, कोई अवरोधक नहीं है। तो और हमें भी पता है कि हमें तो तबला भी बजाना नहीं आता है, हम सिर्फ वो डमरू बजाना जानते हैं, हम उतना ही करेंगे। वैसे नहीं भी आ, हमारा चेहरा आप पॉडकास्ट के लिए ही बना है, तो हम लोग नहीं भाई 250 एपिसोड करना, कोई भी चीज 250 बार कर पाना, आई एम श्योर 15-20 एपिसोड वेस्ट भी हुए होंगे उसमें, ज्यादा ही हुए होंगे, तो वो कर पाना एक्चुअली यही चीज, ये कितना इंटरेस्टिंग और कितनी सही बात है कि जैसे मैं बस एक ट्रिविया की तरह बताता हूँ, आप एपिसोड जब भी खत्म करना होगा, जैसे ना एक हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो उस समय एक गीता का श्लोक लगा रहता था, वो मैंने शायद पहले भी एक आध बार ये बात बोली है ना कि वो कर्म करो फल की चिंता मत करो, जो मुझे लगता था इससे बड़ी फ्रॉड बात इस धरती पे, इससे ज्यादा नकली बात तो नहीं कही गई है, ये तो कितनी बेकार बात है। बट इवेंचुअली अब मेरे को रियलाइज होता है कि जैसे मैं, जो मेरा एक दोस्त है मुक्तेश, जब मैं लिखता हूँ उसके साथ डेली, जब भी इधर भले ब्रेक है बट पिछले 2.5-3 साल से हम लगातार लिख रहे थे, वो जो चीज़ हम लिख रहे थे वो बने या ना बने, वो फिल्म या सीरीज या जो भी है, एक दिन ऐसे मुझे चमका कि हम ये लिख रहे हैं और हम जब संडे को ब्रेक लेते हैं तो वी लुक फॉरवर्ड टू मंडे की, भाई मंडे को लिखना है। भले उस 1 घंटे जब हम बैठते हैं 1.5 घंटे, तो हम ये सोचते हैं कि अरे आज शेयर मार्केट में क्या है, आज ये क्या हो गया, आज वो क्या हो गया, बट ये जो हम बैठते हैं उस 1.5 घंटे के उसमें माइंडसेट में, और जो भी लिखते हैं वो बने ना बने, हम दो लोग ऐसे हैं धरती पे जिसको वो फिल्म दिख रही है, उस कमरे की दीवार, उसका रंग, उसका बैकग्राउंड सब दिख रहा है। तो जो हम ये डेली बैठ रहे हैं ये इमीडिएट फल है हमारे कर्म का, है ना, कि सही बात कर्म ही है। फल है। ये बात, इतनी यही छोटी सी बात समझने के लिए मुझे 42 साल लग गए, है ना। और ये बात मतलब मेरे लिए ना एकदम से लगा कोई विंडो खुल गया, बिजली की तरह चमकी ये बात मुझे, जबकि कितनी छोटी सी बात है, कोई पहले दिन भी समझ सकता था, लेकिन शायद मैं, इसीलिए मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो लोग बोलते हैं ना अपने मन का करो, उसके पीछे का थ्योरी है कि आप मन का करोगे तो थकेंगे नहीं आप, और थकेंगे भी तो आपकी सर भारी नहीं होगा, है ना। तो वो जो सर भारी ना हो, और इसी को अगर हम फॉलो करें तो कितनी सुंदर दुनिया हो जाए, लेकिन क्या करें, गमे रोजगार और अच्छा, मैं एक छोटी सी गुस्ताखी करना चाहती हूँ, बताए क्योंकि आपका एक बहुत अच्छी सुंदर लाइन है जो इसी विषय पे है, तो मैं ये लाइन कहना जरूर। चाहूंगी कि हमारे सब जवाब हमारे पास खुद है, ये बात समझने के लिए अपने हिस्से भर की दुनिया भटकनी पड़ती है। तो आई थिंक यही है, जब तक हम वो भटकना नहीं करते हैं तो वो सवाल हमें समझ नहीं आते उसके जवाब। दीपी, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। मैं एक्चुअली ये क्योंकि हम लिखने के बारे में बात कर रहे हैं और क्योंकि हम इतनी हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक थोड़ी पुलियाबाजी के बारे में एक छोटी सी हमारे श्रोताओं के साथ कुछ शेयर करना था, जो मैं आज करना चाहती थी। वैसे तो हम पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, पर हमारी एक वेबसाइट भी है puliyabazi.in, जिस पे हम कुछ लिखने की भी कोशिश कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम इसे एक प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ लोग हिंदी में लिखे और हिंदी में नए विषयों पे लिखे, जो आज के विषय है, इकोनॉमिक्स है, और जिस विषयों में हिंदी अक्सर लिखी नहीं जाती है, उस प्रकार के विषयों में भी हम हिंदी में लिखें। तो हम तीनों तो लिखने की कोशिश कर ही रहे हैं उसमें, पर हम अपने श्रोताओं को भी ये बुलावा देना चाहते हैं कि आप भी आइए, अगर ऐसा लगे कि आप कुछ लिखना चाहते हो और वो हम अगर पब्लिश कर पाए उस पे, तो हम वो करना ज़रूर चाहेंगे। तो हम इसकी डिटेल्स हमारे शो नोट्स में लिखेंगे, तो प्लीज़ ज़रा उसे देखिए। अगर आपको लगे कि आप कुछ इसमें जोड़ सकते हैं, तो ये पुलियाबाजी में आप एक छोटा-सा हिस्सा अपना दे सकते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक बस बताना था। सौरभ, आप बताइए आगे। नहीं, बस मैं तो बोलूंगा, मतलब डीपी ने एकदम पते की बात पे खत्म किया है कि कर्म ही फल है। तो मैं तो अभी ये बनाने वाला हूँ, डीपी जबरदस्त लाइन है, टी शर्ट बनाने वाला हूँ हाँ, इस अरे पे। बनवाओ, ठीक आता हूँ है। मैं बैंगलोर, होपफुली जब करेंगे शो तो। आप आओ, हम तीनों पहनेंगे। हाँ हाँ, सही। तो यही है हमारी नई ये वाली तो हिंदी, मिल गया आज हमें। ये है हमारी नई वाली हिंदी, कर्म ही फल है। तो इस बात पर पुलियाबाजी खत्म की जाती है आज की। मजा आ गया आज एकदम बहुत जबरदस्त। बहुत धन्यवाद।